हेलो दोस्तों, क्या आपको भी मंगा स्टोरीज पसंद है? अगर हाँ, तो वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरी सुनना चाहते हो, तो कमेंट जरूर करना। आपका सपोर्ट मिला तो मैं तुरंत नेक्स्ट स्टोरी अपलोड कर दूंगा। ये एक एआई जनरेटेड स्टोरी है, इसलिए वीडियो में कुछ इमेजेस या सीन्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कहानी का मजा और इमोशंस पूरी तरह बनाए रखे गए हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। किसी तरह वो अपने साथ एक और बड़ा नर हिरण भी ले आई है। मैं चुपचाप झाड़ियों में छुप जाता हूँ और अपनी पुरानी चाल दोहराता हूँ। कई और कोशिशों के बाद मेरे हिरणों की टीम 7 से 18 हो जाती है। अब तक पूरी तरह दिन निकल चुका है। पूरे जोश में मैं नर हिरण पर बैठकर रेनबो रिज की तरफ जाता हूं। ये जगह सच में खजानों से भरी हुई है। ध्यान से देखने के बाद मैं पता चलता है कि ये असल में एक तांबे की बहुत बड़ी खान है। बाकी रंग तांबे के अयस्क में मिले हुए दूसरे खनिज है। इन अयस्कों से कांसे के औजार बनाना अब बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरे खनिज भी काम के हैं। नारंगी रंग का खनिज रेलगार है, जो दवा के रूप में काम आ सकता है। बाहर से लगाने पर यह साम और कीड़े के काटने का इलाज करता है। अंदर लेने पर यह पेट के कीड़े खत्म करता है। सफेद चीज काउलिन मिट्टी है, जो लोहा पिघलाने के लिए भट्टी बनाने में काम आती है। बड़े लाल ढेर दीमक के घर है, लेकिन अंदर की पुरानी मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी के बर्तन बनाने के काम आती है। अच्छी बात यह है कि रेनबो रिज मेरे कबीले से सिर्फ 3 दिन की पैदल दूरी पर है। नीले हिरणों को गाड़ी खींचने के लिए इस्तेमाल करने से सफर और भी तेज हो सकता है। बस वापस आने पर मुझे पहले एक पुल बनाना होगा। भविष्य के लिए प्लान बनाने के बाद मैं आसपास के नजारे का मजा लेता हूँ। रेनबो रिज के पूर्व में पानी का सिस्टम बहुत अच्छा है, जो बेअंत दलदल बनाता है। पहाड़ के नीचे घने पानी के पौधे जानवरों और पौधों के लिए एक जन्नत बनाते हैं। नई रायग्रास, कमर तक ऊंची चरागाह की घास और हाथी घास, जो पेड़ों जितनी ऊंची उगती है। ये सब घास खाने वाले जानवरों की पसंदीदा है। कबीले की गुफा के सामने की खाली जगह इन चरागाह की घासों को उगाने के लिए बिल्कुल सही होगी। मेरा खरगोश पालने का काम और ये नीले हिरण जो जल्दी ही मजदूर बनेंगे, सब इन घासों पर ही निर्भर करते हैं खाने के लिए। यहाँ पानी के लीक्स और पानी की सैलरी भी है। कुछ वापस ले जाने से हमारे विटामिन की कमी पूरी हो सकती है। आधी दोपहर में मैं घास के बीजों से भरा एक थैला इकट्ठा करता हूँ। उसे एक मादा हिरण की पीठ पर बांधता हूं और रात के खाने की तलाश शुरू करता हूं। जून एक थंडर गूस, जिसके पंखों का फैलाव 5 मीटर है, आसमान से मेरे 2 तीरों से लगकर गिरता है। मैं हर वो पंख निकालता हूं जो तीर के लिए सही है। मैं पूरी चिड़िया को भूनने का प्लान बनाता हूं, ताकि मेरी टोकरी में कम हो चुके सूखे गोश्त को भर सकूं। लेकिन जब मैं पानी के किनारे झुककर हंस को काट रहा होता हूं, एक अचानक मिली चीज मुझे लगभग रुला देती है। चिड़िया के पेट में मुझे बिना पचे चावल के दाने मिलते हैं। और ये चावल मेरे लिए बिल्कुल नया है। हर दाना मूंग की दाल से बड़ा है। ये पहला अनाज है जो मैंने इस दुनिया में खोजा है। मेरा तुरंत का ख्याल मुझे इसे ढूंढना होगा। उस रात मैं आराम नहीं करता। मैं पेड़ की डालियां इकट्ठा करता हूं और जल्दी से दलदल में जाने के लिए सामान बनाना शुरू करता हूं। मुझे जानवरों के खाने से पहले वह चावल काटना होगा। अगली सुबह जल्दी मैं अपनी शादीना उठाता हूं। थोड़ा गहरा पानी वाली जगह ढूंढता हूं और दलदल के अंदर की तरफ चप्पू चलाता हूं। इसी बीच शैडो फॉरेस्ट में टिम्बर अपने कबीले के लोगों को बड़े खरगोश पकड़ने में मदद करता है। मेरी और अपने कबीले की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरा कबीला दिन रात काम करता है। सिर्फ बुजुर्गों और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को कैंप की देखभाल के लिए छोड़कर, ताकि ज्यादा शिकार मिल सके। यहाँ तक कि वह गुस्से वाले तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। खरगोश का बिल मिलने पर वह उसे सीधा खोद देते हैं। अगर खरगोश बाहर नहीं आते तो वह आग और धुआं इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका असरदार साबित होता है। वह काफी खरगोश पकड़ता है, जिसमें कई नए जन्मे खरगोश के बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन यह शिकार का तरीका उनके कबीले पर मुसीबत लाता है। इस मौसम में हर कबीले को खाना जमा करना होता है। कैनिबल ट्राइब भी इसमें अलग नहीं है। उनका खाने का जरिया इंसान है। जो भी उनके हाथ लगता है, उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। मर्द पेट भरने के लिए खा लिए जाते हैं, जबकि औरतों को बच्चे पैदा करने या काम के लिए रखा जाता है। जिस दिन मैं दलदल के अंदर गया था, एक कैनिबल ट्राइब का शिकार करने वाला दल टिम्बर के खरगोश को धुआं देने वाली आग की तरफ खींच कर आता है। इस दल में पूरे के पूरे बड़े मर्द हैं, जिनकी गिनती 40 है। उनके हथियार सब पत्थर की कुल्हाड़ियां और लकड़ी के भाले हैं, जो उन्हें बहुत खतरनाक योद्धा बनाते हैं। खासकर 2 नेता, जो असल में 2 छोटे मैम के बच्चों पर सवार है। उनके मुकाबले में ट्री होलो ट्राइब ज्यादा कम गिनती में है, चाहे सब मर्द, औरतों और बच्चों को भी गिन लिया जाए। इतने ताकतवर दुश्मन का सामना करते हुए टिम्बर अपने लोगों को तुरंत पीछे हटने का इशारा करता है। कैनिबल ट्राइब लगातार पीछा करती है। खुशकिस्मती से टिम्बर जगह को अच्छे से जानता है। वो जानबूझकर मुश्किल रास्ते चुनता है भागने के लिए। दुश्मन तुरंत उन्हें पकड़ नहीं पाते, फिर भी कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। एक छोटी लड़की जो खुम्भियों इकट्ठा कर रही थी, घबराहट में एक पेड़ की जड़ से टकराकर गिर जाती है। जैसे ही वो उठती है, एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी उसकी पीठ पर लगती है। तुरंत बाद पीछा करते दुश्मन उसे भाले से मार देते हैं। जंगली कैनिबल्स का एक झुंड हंसता है जब वह उसे घेर लेते हैं और उसका खून पीना शुरू कर देते हैं। टिम्बर के दांत सुनाई देने वाले तरीके से पीसते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है। वह जानता है कि अगर पूरा कबीला मिलकर भी लड़े तो वो सिर्फ मारे जाएंगे। छोटी लड़की की मौत आखिरकार दुश्मन के पीछा करने की रफ्तार को धीमा कर देती है। टिम्बर वापस कबीले की तरफ भागता है और एल्डर बाग को हालत बताता है। दुश्मन इतने ताकतवर हैं कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। एक जगह से दूसरी जगह जाना ही उनका एकमात्र रास्ता है। एल्डर बाग आखिरी फैसला लेता है। टिम्बर कबीले के लोगों को पूरब की तरफ शैडो फॉरेस्ट से होते हुए मुझे ढूंढने ले जाएगा।
आखिर मेरे हथियारों को देखकर मेरा कबीला बहुत ताकतवर होना चाहिए। एल्डरबार्ग खुद पीछे रुकेगा दुश्मन को रोकने के लिए। आखिर वो वैसे भी ज्यादा दूर चल नहीं सकता। टिम्बर अपना दुख दबाता है, मजबूती से सर हिलाता है और जल्दी से सबको अपना सामान इकट्ठा करने को कहता है, पूरब की तरफ जाने से पहले। सच में उसे यकीन नहीं है, मैं कई दिन पहले निकल गया था। मैं अब कहाँ हूं? क्या मैं अभी जिंदा भी हूं? टिम्बर को इसमें से कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर वह अभी नहीं निकले तो वो सिर्फ मौत का इंतजार कर सकते हैं। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। थोड़ी देर में पीछा करते दुश्मन उनके कबीले को ढूंढ लेते हैं। जिस पेड़ के खोखले में वो पीढ़ियों से रह रहे थे वो आग का समंदर बन चुका है। एल्डर आग के सामने खड़ा है, कुछ हमला करने वाले दुश्मनों को जलाने और सबके लिए थोड़ा वक्त खरीदने की उम्मीद में। इस मुसीबत के बाद ट्री होलो ट्राइब, जिसमें सिर्फ 32 लोग थे, अब सिर्फ 30 लोग बचे हैं। दल उदास होकर सफर करता है, बिना आराम किए शैडो फॉरेस्ट के पूर्वी किनारे की तरफ भागता है। शुरू में टिम्बर को मुझे ढूंढने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब वह रास्ते में जमीन में गाड़ी हुई ताजी कटी डालियां देखता है, तुरंत उम्मीद वापस आ जाती है। सिर्फ 1.5 दिन में वह जंगल के बाहरी किनारे तक पहुंच जाते हैं। जब वह बाहर निकलते हैं, शाम हो चुकी होती है। डूबते सूरज की रोशनी में आसमान लाल हो जाता है। ट्री होलो ट्राइब के लोग तुरंत अपने सामने के नजारे से मोहित हो जाते हैं। ये पहली बार है जब वह बाहर की दुनिया देख रहे हैं। लेकिन टिम्बर चिंता में है। मेरी निशानियां यहां खत्म हो जाती हैं। उसे नहीं पता कहां ढूंढना है। जैसे ही वो खुद को गुमशुदा महसूस करता है, उसे अचानक नदी के पास आग के निशान दिखते हैं। पास जाने पर उसे नरम मिट्टी में कई जानवरों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसमें मेरे अजीब जूतों के खास निशान भी शामिल है। टिम्बर चैन की सांस लेता है। वह जानता है कि मैं पास ही हूं, इसलिए वो सब कबीले के लोगों को पहले रात के लिए यहां रुकने को कहता है। जब टिम्बर अपने लोगों को अपनी मुश्किल भरी उड़ान में ले जा रहा होता है, मैं दलदल के अंदर ध्यान से ढूंढता हूं। घने सरों के बीच चावल ढूंढना आसान नहीं है। अचानक मेरी आंखें चमक उठती है जब एक ख्याल आता है। पानी के पक्षी इस चावल को खाना पसंद करते हैं। मुझे बस वहां ढूंढना है जहां पानी के पक्षी इकट्ठा होते हैं। इस सोच के साथ मैं तुरंत काम करता हूं। नाव चलाते हुए मैं लकड़ी की डंडी से पानी की सतह पर जोर से मारता हूं। अचानक पास के सरों के झुंड से पानी के पक्षियों का एक झुंड जोर से पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाता है। मैं तेजी से उस दिशा में चप्पू चलाता हूं जहां से वो घबराए हुए पक्षी आए थे। जैसे जैसे दूरी कम होती है, चावल वाले पौधों का एक छोटा सा हिस्सा धीरे धीरे मेरे सामने दिखाई देता है। मेरी आंखें अचानक रोशनी से चमक उठती है। दिल में खुशी भर जाती है। ये वही जंगली चावल है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुरंत मैं और भी जोर से उस कम गहरे दलदल की तरफ चप्पू चलाता हूं। लेकिन जैसे ही मेरी छोटी नाव अपनी मंजिल के पास पहुंचती है, पीछे से अचानक इंसानों की चीखें सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि कई नंगे आदिम लोग पानी की सतह पर तैर रहे हैं। लकड़ी के टुकड़े पकड़े हुए मुझे हाथ हिला रहे हैं और लगातार बुला रहे हैं। उनके चेहरों पर घबराहट दिखती है। यह लोग इस दलदल में रहने वाले मार्श ट्राइब के हैं। इस कबीले की आबादी सिर्फ 50% है। इस वक्त वो अपनी सर्दियों के लिए खाना सिंघाड़े इकट्ठा कर रहे हैं। अचानक एक इंसान को पानी पर तैरते हुए एक अजीब चीज में बैठा देखकर धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है जिसे उनका बुजुर्गों फॉरबिडन डेथ जोन कहता है। अच्छे इरादे से मार्श ट्राइब की सामान इकट्ठा करने वाली टीम की नेता विलो घबराहट में मुझ पर चिल्लाती है, ये उम्मीद करते हुए कि मैं उस दिशा में आगे नहीं बढ़ूंगा। बदकिस्मती से मैं उनकी भाषा समझ नहीं पाता। मैं उन्हें हैरानी से घूरता हूं। यह देखकर कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, विलो तुरंत मेरी तरफ तैरती है। जब मैं अभी भी उलझन में होता हूं, विलो मेरे पास पहुंच चुकी होती है। वह सरों के झुंड की तरफ इशारा करती है जहां बहुत चावल उगता है। लगातार चिल्लाते हुए उसके चेहरे पर चिंता और डर दोनों दिखते हैं। यह देखकर कि औरत का कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, मैं आराम करता हूं। लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से लगता है कि वो मुझे वहां खतरे से आगाह कर रही है। मैं इशारा करता हूं। एक जंगली जानवर की हरकतों की नकल करते हुए एक जानवर की आवाज निकालता हूं। फिर सरों के झुंड की तरफ इशारा करता हूं। विलो अपना सर हिलाती है। वह मेरी तरफ इशारा करती है, फिर उस जमीन के टुकड़े की तरफ। फिर वो अपना हाथ पानी की सतह पर रखती है और धीरे से डूबने का इशारा करती है, ये बताते हुए कि अगर मैं वहां गया तो डूब जाऊंगा। मैं विलो का मतलब समझ जाता हूं और चैन की सांस लेता हूं। मैं उसकी अच्छी चेतावनी की तारीफ करता हूं, लेकिन मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। अब पीछे हटने का कोई कारण नहीं है, तो मैं आगे चप्पू चलाता हूं। मजबूती से सरों के झुंड की तरफ बढ़ता हूं। विलो तुरंत फिर से घबराहट में मुझ पर चिल्लाती है, लेकिन वो और पास नहीं तैरती। अगले ही पल वो पूरी तरह हैरान खड़ी हो जाती है। मैं अपने पैरों के नीचे 2 तख्ते जैसी चीजें बांधता हूं। फिर एक बड़ा चौड़ा बाउंस का ढाल पकड़ता हूं, जो एक इंसान जितना बड़ा है। बस ऐसे ही मैं शांति से उस फॉरबिडन डेथ जोन पर कदम रखता हूं, बिना डूबे। जो भी ये नजारा देखता है, हैरानी से हैरान रह जाता है। उन्होंने कभी किसी को डेथ जोन पर बिना डूबे चलते नहीं देखा। लेकिन मैं जो आराम से दिखता हूं, उतना आराम में नहीं हूं जितना वह सोचते हैं। सरों के नीचे सिर्फ कीचड़ है। मेरे कीचड़ में चलने वाले उसमें डूब जाते हैं। हर कदम पर मेरे पैर उठाने में बहुत जोर लगता है। बहुत कोशिश के बाद मैं आखिरकार चावल के उस छोटे से टुकड़े तक पहुंच जाता हूं। ये चावल के पौधे हर एक 2 मीटर ऊंचे हैं। हर डाली पर मोटे सुनहरे चावल के बाल हैं। मैंने जो चमड़े का थैला पहले से तैयार किया था, उसे निकालता हूं। मैं तेजी से चावल निकालना शुरू करता हूं। तब तक नहीं रुकता जब तक हर चावल का पौधा खाली ना हो जाए। तभी मैं रुकता हूं।
जंगली चावल के 2 भरे हुए थैलों को छोटी नाव में वापस लाकर मैं खुशी से घर जाने और अपने खेती के युग की शुरुआत करने की तैयारी करता हूं। लेकिन अचानक थोड़ी दूर चप्पू चलाने के बाद ही मार्श ट्राइब के लोग मुझे घेर लेते हैं। दल मेरी राफ्ट पर 2 भरे हुए थैलों को देखता है, फिर भी वह पानी की सतह पर तैर रही है। उनकी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। तो यह तैरने वाली चीज सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि सामान को भी ले जा सकती है। कई समझदार लोग तुरंत खुद को इस छोटी नाव को चलाकर सिंघाड़े इकट्ठा करते हुए सोचते हैं। मैं अपने सामने के लोगों को देखता हूं और थोड़ा परेशान महसूस करता हूं, लेकिन यह देखकर कि उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, मैं गुस्सा नहीं होता। विलो मेरा मुश्किल से दबा हुआ गुस्सा देखती है और जल्दी से इशारा करते हुए पूछती है कि क्या मैं उन्हें ये चीज बनाना सिखा सकता हूं। आसपास देखते हुए पानी में भीगते लोगों का घेरा, उनकी चमड़ी थोड़ी सूजी हुई और ये याद करते हुए कि उन्होंने पहले मुझे अच्छे से चेतावनी दी थी, मैं तुरंत मान जाता हूं। मैं इशारा करता हूं उन्हें सबके लकड़ी के टुकड़े एक साथ एक कतार में इकट्ठा करने को। मैं कुछ घास भी इकट्ठा करता हूं, घास की रस्सी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, और सब लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ बांध देता हूं। फिर मैं विलो को उस पर चढ़ने को कहता हूं। यकीनन विलो के चढ़ने के बाद लकड़ी की राफ्ट अभी भी उसे पानी की सतह पर मजबूती से सहारा देती है। विलो तुरंत उत्तेजित हो जाती है और जल्दी से कबीले के लोगों को बुलाती है ताकि वह सब मिलकर इसे आजमा सके। बदकिस्मती से ये लकड़ी की राफ्ट सिर्फ 2 लोगों को बैठा सकती है, तीसरे को जोड़ने से शायद ये पलट जाएगी। जो लोग राफ्ट पर नहीं चढ़ पाते वो विलो को उस पर बैठा देखकर थोड़ा जलन महसूस करते हैं, लेकिन विलो बहुत खुश है क्योंकि वह जानती है कि यह तरीका बनाना आसान है और यह सामान उनके कबीले में आसानी से मिल जाता है। ये सोचकर विलो मुझे शुक्रगुजारी से देखती है और गर्मी से मुझे मार्श ट्राइब में मेहमान बनने के लिए बुलाती है। लेकिन मैं नहीं मानता। दलदल के बाहर नीले हिरणों का एक झुंड अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। विलो जोर नहीं देती। वो आमतौर पर मुझे एक अंडे जितना बड़ा सिंघाड़ा निशानी के तौर पर देती है, ये कहते हुए कि अगर मुझे भविष्य में कोई मुश्किल आए तो मैं ये सिंघाड़ा मार्श ट्राइब में मदद के लिए ला सकता हूं। मैं मुस्कुराते हुए सिंघाड़ा ले लेता हूं। बिना आराम किए मैं चावल के बीजों के 2 थैलों को वापस रसोई में ले आता हूं। रेनबो रिज के नीचे के घास के मैदान तक इस दिन की जल्दी वाली कटाई में मुझे लगभग 7 पाउंड अनाज मिलता है, लेकिन मैं एक भी दाना खाने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैं बस इन खजानों को घर ले जाना चाहता हूं। उन्हें अगले साल की बसंत की खेती में बोना है, लेकिन क्योंकि मैं खेती करने वाला हूं, खेती के औजार बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे और तांबे और टिन का अयस्क इकट्ठा करना होगा ताकि बेहतर खेती के औजार बना सकूं। उस शाम जब टिम्बर शैडो फॉरेस्ट से बाहर निकलता है, मैं रेनबो रिज के दूसरी तरफ के छोटे घास के मैदान पर बैठा हूं, मोटा भुना हुआ बीवर खा रहा हूं और बड़े टोकरे बुन रहा हूं, अगले दिन के खान के काम की तैयारी करते हुए। लेकिन रेनबो रिज के पश्चिमी तरफ टिम्बर एक बुरी हालत का सामना कर रहा है। जब वह भागे तो वो आग का सामान नहीं लाए थे। पिछले 2 दिन से वो सिर्फ सूखा गोश्त चबा रहे हैं। रात में ठंडे और भूखे वो सिर्फ गर्मी के लिए एक साथ चिपक कर बैठ सकते हैं। अगली सुबह दिन निकलते ही मैं पूरे जोश में नीले हिरणों को रेनबो रिज के पश्चिमी तरफ ले जाता हूं। रेनबो रिज के पश्चिमी नीचे वाले हिस्से में टिम्बर ताजे इकट्ठे किए जंगली फल कबीले के लोगों में बांट रहा है। तभी कई कबीले के लोग उत्तेजित होकर रेनबो रिज की तरफ इशारा करते हैं, चिल्लाते हुए। दूर से वो नंगे पत्थर के पहाड़ पर एक नौजवान को देखते हैं, धीरे धीरे 4 पैर वाले जानवरों के एक दल को आगे ले जा रहा है। मैं भी पहाड़ के नीचे से चिल्लाने की आवाज सुनता हूं। आवाज का पीछा करते हुए मैं नदी के पास ट्री होलो ट्राइब को देखता हूं। ये सोचता हूं कि वो क्यों आए हैं। 10 मिनट से ज्यादा के बाद टिम्बर दल को घलानों पर चढ़ाते हुए ले जाता है। उनकी हालत देखकर मैं चिंता में पड़ जाता हूं। वो बच्चों को भी क्यों लाए और वो सब गंदे हैं। मुझे फिर से देखकर टिम्बर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो जानता था कि मैं सींग वाले जानवरों को ढूंढने आया था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं उन्हें पकड़ भी लूंगा, और वह भी जिंदा। यह साफ तौर पर उन कुछ कैनिबल योद्धाओं से कहीं ज्यादा है जो मैमथ के बच्चों पर सवार थे जो वह कर सकते थे। इस पल में टिम्बर की आंखों में एक देवता जैसा लगता हूं। मैं देखता हूं कि हर इंसान ने सिर्फ एक जंगली फल पकड़ा हुआ है, साफ तौर पर गोश्त नहीं खा पा रहे हैं। मैं जल्दी से अधूरा थंडरगज और भुना हुआ बीवर उनके साथ बांटने के लिए निकालता हूं। टिम्बर आग के पास बैठकर खाता है और पिछले कुछ दिनों के अनुभव बताता है। दूसरे कबीले के लोग भी इशारे करते हुए और कहानी में कुछ जोड़ते हुए बोलते हैं। जब मैं समझ जाता हूं, मैं हैरान रह जाता हूं। असल में पास में कैनिबल्स थे। अचानक मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल आता है कि अगर कैनिबल्स ट्री होलो ट्राइब तक पहुंच चुके हैं तो वो मेरे अपने कबीले से कितनी दूर हो सकते हैं। इस सोच के साथ मैं तुरंत फैसला करता हूं कि आज सारे अयस्क इकट्ठा करूंगा और कल सीधा वापस जाऊंगा। फिर मैं टिम्बर की तरफ देखता हूं और पूछता हूं कि उनका अगला प्लान क्या है। यह सुनकर ट्री होलो ट्राइब के सब लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं, नहीं जानते कि क्या जवाब दें। सर्दियां आ रही हैं, लेकिन उनका कबीला जल चुका है और कैनिबल ट्राइब उनका लगातार पीछा कर रही है। उन्हें नहीं पता कि अगला ठिकाना कहां ढूंढे। ये देखकर मैं सीधा उन्हें बुलाता हूं, तुम मेरे कबीले में क्यों नहीं शामिल हो जाते? हमारे पास इतना जमा किया हुआ खाना है कि हम सब पूरी सर्दियां खा सकते हैं। यह सुनकर टिम्बर की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वो मेरी बात पर पूरा यकीन करता है। सिर्फ 4 पैर वाले जानवरों का ये झुंड ही सबको पूरी सर्दियों तक खिला सकता है। दूसरे ट्री होलो ट्राइब के लोग भी मानना चाहते हैं। उन्होंने देखा है कि मेरा तीर कमान कितना खतरनाक है। ऐसे हथियारों के साथ उन्हें कभी शिकार की कमी नहीं होगी और कभी दुश्मनों से दबाया नहीं जाएगा। तो वो सब उम्मीद से टिम्बर की तरफ देखते हैं, ये चाहते हुए कि उनका सरदार मान जाए। टिम्बर पहले ही ललचा चुका है, लेकिन सरदार होने के नाते उसे ज्यादा सावधान रहना होगा। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद भी उसने सवाल पूछा, तुम हमें अपने कबीले में शामिल होने के लिए बुला रहे हो, क्या तुम्हारा सरदार मानेगा?
ये सुनकर मैं तुरंत हंस पड़ता हूं। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही सरदार हूं। यह सुनकर टिम्बर पूरी तरह हैरान रह जाता है। मैं एक छोटा लड़का असल में सरदार हूं। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वह इसे मान लेता है। उसने मेरी काबिलियत देखी है। जो चीजें मैंने की हैं वो शायद एक बड़ा इंसान भी ना कर पाए। ये सब सोचकर वह अब और नहीं हिचकिचाता और पक्के तौर पर मान जाता है। उनकी चिंताओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए मैं सीधा अपना हड्डी का भाला टिम्बर को देता हूं। अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी बेसिन नाम के एक आदमी को देता हूं, और वह बांस का ढाल जो मैंने चावल काटने के दौरान बुना था स्टंप नाम के एक कबीले के सदस्य को देता हूं। मैं अच्छे से जानता हूं कि जब तक मैं उन्हें हथियार देने को तैयार हूं वो समझ जाएंगे कि मैं उनका कोई नुकसान नहीं चाहता। यकीनन जैसे ही वो हथियार लेते हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। टिम्बर वो खरगोश भी निकालता है जो मैंने उसे जिंदा पकड़ने को कहा था, 30 से ज्यादा बड़े और छोटे। ये देखकर मैं अपनी खुशी मुश्किल से रोक पाता हूं। हर 2 महीने में खरगोश नए बच्चे पैदा करते हैं। मेरे लोगों को फिर कभी चमड़े की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नाश्ते के बाद टिम्बर सोचता है कि हम तुरंत निकलेंगे, लेकिन उसकी हैरानी के लिए मैं पहाड़ पर पत्थर खोदना शुरू कर देता हूं। वो पूछता है कि मुझे वो किस लिए चाहिए। इन पत्थरों से मैं बेहतर हथियार बना सकता हूं, और बेहतर हथियारों के साथ हम इतना खाना शिकार करेंगे कि उसे दिन में 3 बार भी खत्म नहीं कर पाएंगे। टिम्बर पूरी तरह दंग रह जाता है। ये ऐसी जिंदगी है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे बिना पूछे ही सब खोदने में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दर्जनों हाथों के काम करने से खोदने का काम बहुत तेज हो जाता है। दोपहर तक हमने सारे बड़े टोकरे भर दिए। इसमें कई खास सामान शामिल हैं, तांबे से भरा मेलेकाइट और सेलेनियम का अयस्क, साथ ही बहुत सारी लाल दीमक के घर की मिट्टी और कावलिन भी भट्टी और साँचे बनाने के लिए। जल्दी ही सब कुछ पैक हो जाता है और मैं दर्जनों लोगों के दल को अपने सफर पर ले जाता हूं। हर नीला हिरण 2 अलग अलग साइज के बुने हुए टोकरे उठाता है जो अयस्क, चारा, खरगोश और बीजों से भरे हैं। हम तेज नहीं चलते। चलते हुए मैं टिम्बर और उसके लोगों को वो हथियार इस्तेमाल करना सिखाता हूं जो मैंने उन्हें दिए हैं। रात होने तक हम एक खाली जगह ढूंढते हैं और रात के खाने और आराम के लिए रुक जाते हैं। रात का पहला हिस्सा शांति से गुजर जाता है। सिर्फ कैंप की आग की छटछट की आवाज ही खामोशी को तोड़ती है। लेकिन दूसरे हिस्से में जब मैं जमीन पर लेटा होता हूं मुझे अचानक कंपन महसूस होता है। कुछ बहुत बड़ा हिल रहा है। मुझे तुरंत टिम्बर की उन लंबी नाक वाले जानवरों की बात याद आती है। मैं तुरंत सबको जगाता हूं, उन्हें लात मारकर और खींचकर उठाता हूं और सब आग बुझाने का हुक्म देता हूं। 2 तेज लेकिन छोटे हाथी की आवाजें हवा में गूंजती हैं। 2 बहुत बड़े साए अचानक दूर की आग की रोशनी में दिखाई देते हैं। फिर मुझे कई लोग दिखते हैं जिनके हाथों में मशाल और हथियार है। उनके गले में इंसानी हड्डियों के हार लटक रहे हैं। हाथी पर बैठा उनका नेता हाथ हिलाता है और पूरा झुंड गुस्से से हमारी तरफ दौड़ता है। मेरी पिछली जिंदगी की लड़ाई का अनुभव मुझे शांत रखता है। मैं जल्दी से हुक्म देता हूं, पोर्टर को ग्रुप को उत्तर की तरफ से घुमाकर भागने के लिए कहना है, जबकि टिम्बर, बेसिन और स्टंप मेरे साथ पीछे से बचाव करेंगे। हम सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन मैं सबसे आखिर में बेस तक पहुंचूंगा। मैंने जल्दी से दोनों तरफ के हथियारों को देखकर अपनी युद्ध नीति बनाई। दुश्मन के 2 आदमी छोटे मैंस पर आगे हैं। वो ना तेज है और ना ही चुस्त। उनके हथियार ज्यादातर पत्थर की कुल्हाड़ियां और हड्डी के बर्छे हैं जो ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 मीटर तक फेंके जा सकते हैं। लेकिन मेरे तीर कमान की मार बहुत दूर तक है। बिना कवच वाले निशानों पर 100 मीटर तक असर करता है। जब तक हम दूरी बनाए रखेंगे मुझे यकीन है कि मैं उन सबको मार गिराऊंगा इससे पहले कि वो फेंकने की दूरी तक पहुंचे। टिम्बर दुश्मन को मैम पर आते देखकर घबरा जाता है। उसके बर्छे पकड़े हाथ थोड़ा कांपते हैं, लेकिन मुझे अपने पास इतना शांत देखकर वह दांत पीसता है और खुद को संभालता है। मैं अपने मन में दूरी गिनता हूं, 200 मीटर, 150, 100 में तीर खींचता हूं और छोड़ देता हूं। सबसे आगे वाला हमलावर तुरंत गिर जाता है। मेरा तीर उसकी छाती के आर पार हो जाता है। अपने साथी की पीठ से लकड़ी का तीर निकला देखकर आसपास के दुश्मन एक पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन उस हिचकिचाहट के पल में 2 और तीर उड़ते हैं और 2 और आदमी गिर जाते हैं। मैम पर बैठा सरदार मुझे दूर से देख लेता है। वो गरजता है और अपने आदमियों को आगे बढ़ने और पहले पत्थर की कुल्हाड़ियां फेंकने का हुक्म देता है। मैं तुरंत टिम्बर को एक पेड़ के पीछे खींच लेता हूं। बेसिन भी हमारी नकल करता है और छुप जाता है, लेकिन स्टंप अलग तरीके से करता है। वो झुक जाता है और अपनी टोकरी वाली ढाल को अपने शरीर पर रखता है। कई पत्थर की कुल्हाड़ियां और एक हड्डी का बर्छा ढाल से टकराते हैं। खुशकिस्मती से ढाल मोटी बेलों से बनी है, इसलिए स्टंप को चोट नहीं लगती, लेकिन इस तरह के हमले से ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। बेसन अपने पेड़ के पीछे छुपा हुआ जमीन पर बिखरी पत्थर की कुल्हाड़ियां देखता है। वो जल्दी से 2 उठाता है और उन्हें वापस फेंकता है। 2 दुश्मन तुरंत गिर जाते हैं। टिम्बर भी पीछे नहीं रहता। वह एक हड्डी का बर्छा उठाता है और वापस फेंकता है। एक दुश्मन जमीन पर गिर जाता है। मैं तुरंत सबको भागने के लिए कहता हूं। हमें दूरी बनाए रखनी है और लड़ते रहना है। यह सिलसिला चलता रहता है। दुश्मन की सेना जो पहले 40 थी अब सिर्फ 7 रह गई है। अचानक मैं रुकने का हुक्म देता हूं। हम दुश्मन से करीब 80 मीटर दूर रुकते हैं और उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं। मैम पर बैठा नेता हमें भागना बंद करते देखकर हैरान लगता है। सिर्फ कुछ आदमी बचे हैं। सब थकान से आधे मरे हुए हैं। गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। वो फिर से हमला करता है। मैं अपनी सांस ठीक करता हूं और तीर कमान उठाता हूं। उसके 70 मीटर दूर आने का इंतजार करता हूं, फिर तीर छोड़ देता हूं। तीर उसकी दाई आंख में लगता है। वह मैमत की पीठ से गिर जाता है और जानवर के पिछले पैर से कुचल जाता है। छोटे मैम को अचानक अपने पैर के नीचे कुछ नरम महसूस होता है। वह पीछे देखता है और वहीं रुक जाता है।
पूरी तरह से परेशान। बाकी बचे हुए लोग हैरान हैं कि उनका नेता अभी कैसे मर गया, लेकिन वह आगे बढ़ते रहते हैं। मैं तुरंत पलटवार का हुक्म देता हूं। 3 हड्डी के बर्छे और एक तीर एक साथ उड़ते हैं और दुश्मन तुरंत गिर जाते हैं। अब सिर्फ 3 जिंदा बचे हैं। डर कर वह मुड़ते हैं और भागते हैं। दूसरे मैम पर बैठा आदमी जानवर को मोड़ने की कोशिश करता है, फिर समझता है कि यह बहुत धीमा है और कूद जाता है। मैं एक और तीर छोड़ता हूं। उसके जमीन पर गिरने से पहले ही वह उसकी छाती में घुस जाता है। वो कुछ कदम लड़खड़ाता है और गिर जाता है। टिम्बर और उसके 2 साथी मेरे पास से तेजी से गुजरते हैं। 3 पत्थर की कुल्हाड़ियां हवा में सीटी बजाती हैं और आखिरी 2 दुश्मनों को गिरा देती है। और इसके साथ ये जंगल का पीछा और गहरेला लड़ाई आखिरकार खत्म होती है। टिम्बर और उसके 2 आदमी यकीन नहीं कर पाते कि सिर्फ हम चारों ने 40 लोगों की सेना को हरा दिया और उन 2 छोटे मैम्स को भी पकड़ लिया। जानवर अपने रखवालों को खोकर अब वहीं खड़े हैं, पूरी तरह से गुमशुदा लग रहे हैं। मैं नए हुक्म देता हूं। स्टंप यहां इंतजार करेगा। बेसन हमारे लोगों को वापस लाने जाएगा। टिम्बर मेरे साथ आएगा, जो अभी तक पूरी तरह मरे नहीं हैं, उन्हें खत्म करने के लिए। तीनों हाँ कहते हैं और अलग हो जाते हैं। मैं अपने तीर वापस निकालता हूं और सही हड्डी के बर्छे और पत्थर की कुल्हाड़ियां इकट्ठा करता हूं। लेकिन तब वो 2 बिना देखभाल वाले मैम्स मेरा पीछा करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी अपनी सूंड से मेरी पीठ को धक्का देते हैं। लगता है वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। मैं जल्दी से उनकी सूंड को हटा देता हूं। मेरा पीछा मत करो, मैं तुम्हें खिला नहीं सकता। आखिरकार ये असली मैम्स है। बड़े होने पर उनका वजन हर एक का करीब 15 टन होगा। ऐसे जानवर हर दिन कितना खाएंगे? तभी टिम्बर अपना माथा सिकोड़ता है और मुझे कुछ परेशान करने वाली बात बताता है कि हमें इस रास्ते पर सिर्फ 36 लाशें मिली हैं। ये पहले वाले 40 से 4 कम है। एक अजीब सी बेचैनी मुझ पर छा जाती है। लेकिन इतने बड़े घने जंगल में अब और खोजना मुश्किल है। मुझे ये बात छोड़नी पड़ेगी। सुबह होने तक स्टंप और बेसन आखिरकार सबको वापस ले आते हैं। जब हम सब नाश्ते के लिए बैठते हैं, मैं टिम्बर से कहता हूं कि वो पकड़े हुए पत्थर के बर्छे और कुल्हाड़ियां सबको बांट दे। अब बच्चों को छोड़कर हर आदमी के पास अपनी रक्षा के लिए हथियार है। नीले हिरण और खरगोश अभी भी हमारा लाया हुआ चारा खा रहे हैं, लेकिन अब 2 अनचाहे बड़े जानवर भी खाना मांगने आ गए हैं। और वो घास जो 2 और बार के खाने के लिए होनी चाहिए थी, वो अचानक खत्म हो गई है। मेरा सर दर्द करने लगता है। मैं अपनी मुट्ठी उठाता हूं इन 2 मुफ्तखोरों को भगाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं हाथ उठाता हूं, एक छोटा मैम मुझे बहुत दुखी आंखों से देखता है, जैसे रोने वाला हो। दूसरा अपनी सूंड से एक मुट्ठी घास उठाता है और मुझे देता है, जैसे कह रहा हो, ये लो, ये अच्छी चीज है, बस हमें भगाओ मत। मैं एक बुरी सी मुस्कान देता हूं और ना चाहते हुए भी घास ले लेता हूं। उसे वापस उसके मुंह में डाल देता हूं। फिर मैं 2 और घास के गट्ठे उन्हें धीरे धीरे खाने के लिए देता हूं। मैं सबका जल्दी से सामान बांधने और निकलने का इंतजार करता हूं। जब हम दूर निकल जाते हैं, मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और 2 मैम्स को अभी भी घास चबाते हुए देखता हूं। मैं चैन की सांस लेता हूं। आखिरकार उनसे पीछा छूट गया, क्योंकि पेड़ के अंदर रहने वाले लोग हमेशा घने जंगल में रहते थे। उन्हें कभी पता नहीं था कि बाहर की धूप वाली दुनिया इतनी खूबसूरत हो सकती है। पूरे सफर में वो खुश थे। जमीन पर चारा खोजते तीतरों को बार बार डराते थे। मैं आराम से उन्हें तीरों से मार गिराता हूं। शाम तक हमने काफी शिकार जमा कर लिया है। इधर छोटा स्प्राउट अपनी मां के साथ नदी किनारे है, अपनी मछली पकड़ने का काम खत्म कर रहा है। वो बार बार उत्तर की तरफ देखता है। उसकी मां ने उसे बताया था कि मैं उस तरफ से गया था। जब से मैं गया हूं, वो हर दिन अपनी मां के साथ नदी पर आता है और मेरा वापस आने का इंतजार करता है। अचानक वह दूर पेड़ों की कतार से कुछ लोगों को निकलते हुए देखता है। तेज आंखों वाला स्प्राउट तुरंत पहचान लेता है कि आगे वाला आदमी उसके कबीले का सरदार है। वो खुशी से उछलता है और चिल्लाता है, मां, सरदार वापस आ गए। दूर से शोर सुनकर लोग खुशी से हाथ हिलाते हैं और वापस चिल्लाते हैं। लेकिन तभी नदी के उस पार से 2 तेज आवाजें गूंजती हैं। सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। मैं दुआ करता हूं कि कृपया इधर मत आओ। लेकिन बिल्कुल जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था वही होता है। छप छप दोनों मैम्स नदी में कूद जाते हैं। आधे मिनट से भी कम समय में वह मेरे बिल्कुल सामने खड़े हैं, पूरे गीले और ठीक से नहीं खेलते। जैसे ही वह मेरे पास पहुंचते हैं, वो अपनी सूंड में भरा पानी मुझ पर छिड़क देते हैं, मुझे पूरा गीला कर देते हैं। संदेश साफ है कि यह मुझे उन्हें छोड़ने की सजा मिली है। मैं बेचारे होकर अपने चेहरे से पानी पोंछता हूं। अगर तुम्हें मेरे कबीले का खाना खाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं यहां कोई दान पुण्य नहीं चला रहा। यह सुनकर दोनों मैम्स अपनी सूंड से मेरा सर थपथपाते हैं। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। मछली पकड़ने वाले ग्रुप की औरतें 2 बड़े जानवरों को देखकर चौंक जाती है, लेकिन उन्हें मेरे साथ इतना घुला मिला देखकर उनके चेहरे पर जल्दी से तारीफ आ जाती है। सरदार कमाल के हैं, इतने बड़े राक्षस भी उनकी बात मानते हैं। स्प्राउट सबसे पहले दौड़ कर आता है, मेरे पैर को प्यार से गले लगाता है, पास के बड़े जानवरों से बिल्कुल भी नहीं डरता। मैं उन्हें बताता हूं कि नए लोग सब हमारे कबीले में शामिल हो रहे हैं। फिर सबको साथ में गुफा की तरफ ले जाता हूं। छोटे स्प्राउट को एक मैम की पीठ पर बैठा दिया जाता है। वह पूरे रास्ते बहुत गर्व महसूस करता है। जब हम सफर करते हैं, पेड़ के अंदर रहने वाले लोग और मछली पकड़ने वाले ग्रुप एक दूसरे को देखते रहते हैं। मछली पकड़ने वाला ग्रुप ज्यादातर उन 18 नीले हिरणों को घूरता है, जबकि टिम्बर के लोग रिवर स्टोन की औरतों को देखते हैं। उनके बालों का स्टाइल, चमड़े के जूते, उनकी टोकरियों में मछलियां और सफेद डंडे वाले बर्छे जो हर एक के पास है। वो सफेद डंडे वाले बर्छे टिम्बर के पसंदीदा है। हर औरत के पास एक होना उसे बहुत जलन दिलाता है। ये समझकर कि वह अब रिवर स्टोन कबीले का हिस्सा है, वो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। जब मैं पेड़ के अंदर रहने वाले लोगों को रिवर स्टोन कबीले में वापस लाता हूं,
सब लोग एक साथ चिल्लाकर मेरा स्वागत करते हैं सरदार। पेड़ के अंदर रहने वाले लोगों का ध्यान तुरंत इस तरफ जाता है। जब वह अपने सामने का नजारा देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। हर जगह खूबसूरत मर्तबान और बर्तन है। गुफा के दरवाजे पर अनगिनत मछलियां जमा है और एक थंडरबोल्ट का मरा हुआ शरीर जिसमें 1 दर्जन छेद है और जिसका वजन कम से कम 1000 पाउंड है। मैं काफी खुश महसूस करता हूं। साफ है कि शिकार करने वाले ग्रुप ने बर्छों का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। टिम्बर आखिरकार रिवरस्टोन कबीले की पूरी ताकत को समझ जाता है। अब उसे सच में यकीन है कि यहां कोई कभी भूखा नहीं रहेगा। बच्चे पास के घास के पहाड़ पर खड़े हैं। नए आए 4 पैर वाले जानवरों का सामना कर रहे हैं। ये वही घास है जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों से जमा की है। ढेर के आकार को देखते हुए ये नीले हिरणों और इन 2 मैम्स को पूरी सर्दियों तक खिलाने के लिए काफी होना चाहिए। जल्दी से सबको बताता हूं कि ये 4 पैर वाले जानवर पालतू हैं और भविष्य में काम में मदद करेंगे। ज्यादा दूर नहीं, एक खुली जगह पर लाल ईंटों का एक बड़ा ढेर जमा हो गया है। फ्लिंट मुझे बताता है कि वो हर दिन 4 भट्टियां चला रहा है। उसने बच्चों के लिए एक औजार भी बनाया है और गर्व से मुझे दिखाता है। जब मैं देखता हूं कि फ्लिंट ने क्या बनाया है मैं बिल्कुल हैरान रह जाता हूं। ये एक साधारण लकड़ी का रेक है। इस आदमी में एक आविष्कारक बनने की असली क्षमता है। फ्लिंट की तारीफ करने के बाद मैं उसे बताता हूं कि वह कल से इंटेंट बनाना बंद कर सकता है और नए कबीले के सदस्यों के लिए बर्तनों का एक और बैच बना सकता है। बर्तनों की बात करते हुए एल्डर हॉर्न बताते हैं कि उन्हें कुछ बताना है। कुछ दिन पहले पश्चिम से बॉल कैप कबीला फिर से बर्तन बदलने आया था। इस बार उन्होंने बहुत सारे नमक के क्रिस्टल दिए जो रिवरस्टोन कबीले के लिए बहुत समय तक चलेंगे। सारा काम देखने के बाद मैं उन जानवरों के लिए इंतजाम करता हूं जिन्हें हम वापस लाए हैं। खरगोशों को गुफा के एक कोने में रखा जाता है। मैं उनके लिए पत्थरों और मिट्टी से एक बाड़ा बनाता हूं, बस सर्दियों के लिए एक टेम्परेरी घर। 30 से ज्यादा खरगोशों में से 3 पहले ही गर्भवती हैं। हर बार में 6 या 7 बच्चे हैं। 30 से ज्यादा खरगोशों की संख्या लगभग 2 गुना हो गई है। अपने लंबे बर्तन बनाने के अनुभव के साथ पहले ही तरबूज के आकार के हैं। अगली बसंत तक वो नए बच्चे पैदा करने वाली मशीन बन जाएंगे। छोटे मैम्स को संभालने की जरूरत नहीं है। वो उस घास के पहाड़ को किसी भी हाल में छोड़ने से मना करते हैं। नीले हिरण गुफा के दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं, एक पेड़ से बंधे हैं। कल मैं लोगों से उनके लिए घर बनवाऊंगा। सब कुछ इंतजाम होने के बाद मैं गुफा के दरवाजे पर जाऊंगा। रात का खाना लगभग तैयार है। खाने से पहले मैं एक स्वागत समारोह करता हूं। पेड़ के अंदर रहने वाले लोग छोटी बनाने की परंपरा का बिल्कुल विरोध नहीं करते। असल में उन्हें लगता है कि बालों को बांधना खुले बालों से ज्यादा अच्छा लगता है। आज हमने एक बड़े सुअर का शिकार किया, तो आज रात का ब्लड पुडिंग जरूर मेन्यू में है, जिसके साथ जंगली सब्जियां भी हैं। हम कई बड़े बर्तन भरते हैं। आज मैंने जो तीतर मारे थे वो भी हैं। उन्हें चेस्टनट के साथ बनाया हुआ चिकन और 1 दर्जन ताजी भुनी मछलियां। सबको एक मीठा और खट्टा फल भी मिलता है। ये भारी दावत तुरंत नए और पुराने कबीले के सदस्यों को करीब ले आती है। सब बातें करते हैं और हंसते हैं, खुशी से खाते हैं। खाने के बाद मैं कबीले के बुजुर्गों से कहता हूं कि वो नए लोगों को चमड़े के जूते बनाने में मदद करें और उन्हें सिखाए। इधर मैं एक जली हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाता हूं और गुफा की दीवार की तरफ जाता हूं। सोचते हुए नक्शा बनाता हूं। दीवार पर मैं गुफा के बाहर के इलाके का नक्शा बनाता हूं। गुफा, नदी, जंगल और कुछ चीजें जो अभी तक नहीं है। मैं अभी गुफा के सामने की जमीन को कैसे विकसित करना है उसकी योजना बना रहा हूं। यह जगह लगभग 30,600 एकड़ में फैली है। अगर हम इस पर पूरी तरह से चावल उगाते तो पूरा कबीला मरने तक खाता रहता और फिर भी खत्म नहीं होता। बिल्कुल, पूरी जमीन पर चावल उगाना नामुमकिन है। यह जमीन अभी सूखे खेत है, लेकिन चावल को पानी वाले खेत में उगाना पड़ता है। इन सूखे खेतों को पानी वाले खेत में बदलना एक बहुत बड़ा काम है। फिर घरों की समस्या है। नए सदस्यों और हाल ही में पैदा हुए बच्चों को मिलाकर रिवरस्टोन कबीले में अब 97 लोग हैं। अभी की गुफा धीरे धीरे कम पड़ रही है, तो हमें आखिरकार इस जमीन पर घर बनाने पड़ेंगे। रहने की जगह, चावल के खेत, सब्जी के खेत, जानवरों के बाड़े, गोदाम, चरागाह, कांसे पिघलाने की जगह, लकड़ी काटने की मिल, इतनी सारी सुविधाओं को इस जमीन पर फिट करना है। मुझे ध्यान से योजना बनानी होगी। पहली समस्या जिसे हल करना है वह है खेतों को पानी वाले खेत में बदलना। मेरा साधारण प्लान खुली जगह के बीच में एक चौकोर किला बनाना, जिसमें रहने की जगह, जानवरों के बाड़े, गोदाम, धातु पिघलाने की जगह और लकड़ी काटने की मिल हो। पूरे किले में कम से कम 5000 लोग रहने चाहिए। कई सालों में अलग अलग हिस्सों में बनाया जाएगा। इस किले के चारों तरफ मैं एक खाई खोदूंगा। खोदी हुई मिट्टी को मिट्टी की ईंटों के साथ शहर की दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़े जानवरों और दुश्मन कबीलों को हमला करने से रोकने के लिए। फिर खाई के बीच में मैं एक खाई खोदूंगा। मैं एक सिंचाई नहर खोदूंगा ताकि पूरब से आने वाली 8 या 9 मीटर चौड़ी नदी को मोड़ सकूं, और वापस जाने वाली नहरें नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगी। खाई का पानी वापस नदी में बहने दो, एक बड़ा पानी का जाल बनाते हुए। इस जाल के साथ छोटे नाले पूरी जमीन को सिंचित करेंगे। खाई और सिंचाई नहर दोनों की योजना 4 मीटर चौड़ी है। पूर्वी पानी की धारा 89 मीटर चौड़ी है। वही पानी का बहाव, लेकिन आधी नहर की चौड़ाई के साथ नहर की बहाव गति 2 गुना से ज्यादा हो जाएगी। ये से पानी के पहिए और ऐसी ही जल सुविधाओं के लिए बिल्कुल सही बनाता है। खास प्लान गुफा को बीच में रखकर किले की जगह के लिए हर तरफ 200 मीटर नापना, ताकि अगले साल की बसंत की बुवाई में देरी ना हो। पहला चरण है नदी से खाई तक पानी का रास्ता खोदना। लगभग 700 मीटर खोदी हुई मिट्टी को सीधे ईंटों में पकाया जाएगा, बाद में शहर बनाने के लिए। दूसरा चरण है खाई खुद खोदना, लेकिन यह अभी जरूरी नहीं है। गुफा अभी रहने लायक है। तीसरा चरण है शहर की दीवारों को मजबूत करना। योजना के मुताबिक आकार एक ट्रैपेजॉइड है। नीचे से 4 मीटर चौड़ा,
ऊपर से 2 मीटर 5 मीटर ऊंचा, 4 दरवाजे हर तरफ, एक बाहर 4 मीटर चौड़ी खाई के साथ मिलाकर इस युग में कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता था। चौथा चरण 700 मीटर की वापस जाने वाली नहर है। खोदी हुई मिट्टी को छोटे ईंटों में पकाया जा सकता है शहर के अंदर घर और सुविधाएं बनाने के लिए। पूरे प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगने चाहिए, वरना मुझे डर है कि गुफा सबको समान नहीं पाएगी। अगली सुबह सब कबीले के सदस्यों के बाहर आने के बाद मैं काम बांटना शुरू करता हूं। आज बहुत काम है। खाना जमा करना पूरी तरह से रोक दिया गया है। नए लोगों के पास अभी तक बर्तन नहीं है, इसलिए फ्लिंट को बर्तन पकाने का काम जारी रखने के लिए कहा गया है। बच्चे घास के गट्ठे बनाना जारी रखते हैं और उन्हें मेरे दिखाए तरीके से गट्ठे में बांधना होगा ताकि आसानी से रखा और ले जाया जा सके। चर्प, स्किप, रीड और ब्रुक ये 4 पिछले पहाड़ पर जाते हैं, सभी डेविल थोन के छोटे पेड़ काटने के लिए, बर्छे बनाने के लिए। औरतों को 2 टीम्स में बांटा गया है। बड़ा ग्रुप उस घाटी की तरफ जाता है जहां मैं पहले गया था साइजल काटने के लिए। 6.25 नीले हिरणों को बड़े टोकरों के साथ ले जाता है सामान ले जाने के लिए। छोटे जमा करने वाले ग्रुप्स जंगल में वैक्स के पेड़ों से अंगूर की छाल, उन पर वैक्स के कीड़ों का रस, बहुत अच्छा वैक्स बनाने का सामान है। मैं कांसे के साँचे बनाने के लिए कीड़े का वैक्स इस्तेमाल करूंगा। बाकी सभी आदमियों को लकड़ी काटने का काम दिया गया है। पहले पैर जितने मोटे पेड़ काटो जानवरों के बाड़े बनाने के लिए। सभी शाखाओं को जलाने वाली लकड़ी में बांट दिया जाता है। मैं उनका इस्तेमाल कोयला बनाने के लिए करूंगा। जितना ज्यादा होगा तांबा पिघलाने के लिए उतना अच्छा। सामान ढोने का काम अभी भी नीले हिरण करते हैं। अगर वो नहीं खींच सकते तो हम छोटे मैम से मदद लेंगे। कबीले के सदस्य यह काम नहीं समझते। उन्हें लगता है कि पतझड़ खाना जमा करने के लिए होना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें बताता हूं कि हमारे पास अगले बसंत तक चलने के लिए पहले ही काफी खाना जमा है। खासकर मछलियां, हाल ही में पकड़ी गई कई मछलियों के पेट में अंडे हैं। अगर हम ऐसे ही मछली पकड़ते रहे, नदी की मछलियों की संख्या जरूर कम हो जाएगी। तो हमें इन मछलियों को आराम करने और ठीक होने देना होगा। जब सब काम पर चले जाते हैं, मैं अपने काम शुरू करता हूं। पहले मैं मौजूद जलाने वाली लकड़ी से कुछ कोयला बनाता हूं। फिर जो काओलिन और शेल मिट्टी हम वापस लाए थे उसका इस्तेमाल करके मैं धातु साफ करने और मिश्र धातु बनाने के लिए कई क्रूसिबल्स और चमचे बनाता हूं। अगले मैं मिश्रित आग रोधक मिट्टी का इस्तेमाल करके चौकोर साँचे बनाता हूं, जो तांबे और टिन को चॉकलेट बार जैसे इनिक्स में डालेंगे। जब जरूरत होगी मैं तांबे और टिन का अनुपात बदल सकता हूं, अलग अलग काम के लिए औजार बनाने के लिए। जब कोयला और साँचे तैयार हो जाते हैं, मैं पिघलाने वाली भट्टी बनाना शुरू करता हूं। मैं साधारण मिट्टी को बर्तन के टुकड़ों और कटी हुई घास के साथ मिलाकर कीचड़ बनाता हूं। फिर उसे 40 सीसीएम व्यास वाले बेलनाकार मिट्टी के भट्टियों में जमा करता हूं। मैं ऐसी 4 भट्टियां बनाता हूं। जब वो सब एक साथ जलें तो काफी समय बचेगा। अगले मैं पाइथन की खाल का इस्तेमाल करके साधारण चमड़े की धूंकनी बनाता हूं। फ्लिंट को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन वो बहुत उत्सुक है ये देखने के लिए कि मैं इस बार क्या नई चीज बनाऊंगा। जब मेरी सारी तैयारियां पूरी हो जाती है, फ्लिंट वापस आ जाता है। मैं आपको अगले बार मिलूंगा। अलविदा। दुनिया का पहला पुराना पिघलाने वाला सामान तैयार हो गया है। मुझे बस कल तक कोयला तैयार होने और भट्टियों के सूखने का इंतजार करना है, फिर काम शुरू करूंगा। चर्प और स्किप पूरा दिन बर्छे बनाने के लिए सही सैकड़ों सफेद डंडे वापस लाते हैं, लेकिन लकड़ी काटने वाले बड़े लोगों को मुश्किल होती है। पूरा दिन थकान तक काम करते हुए वह सिर्फ 10 से कम पेड़ काट पाते हैं। इस दौरान 3 पत्थर की कुल्हाड़ियां टूट जाती हैं। फिर भी मैं उन्हें बताता हूं कि उन्हें कल भी जारी रखना होगा, लेकिन जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे नया सामान मिलेगा। सब हैरान हैं। पत्थर की कुल्हाड़ियां तो पहले ही सबसे अच्छे औजार हैं जो उन्होंने देखे हैं, और क्या बेहतर हो सकता है। उनकी उत्सुकता खाने के बाद बढ़ जाती है। सब लोग अपने आराम के समय का आनंद लेते हैं, जबकि मैं चूल्हे के पास बैठकर वैक्स पिघलाता हूं। जब ये जम जाएगा मैं वापस आऊंगा। मैं इसे अपनी हड्डी की चाकू से अलग अलग औजार के आकार में काटता हूं। फिर मैं इन वैक्स के मॉडल्स को मिट्टी में कसकर लपेटता हूं। सिर्फ एक छोटा सा छेद छोड़कर जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाती है, मैं उसे आग पर गर्म करता हूं और पिघला हुआ वैक्स बाहर निकाल देता हूं। एक खोखला मिट्टी का सांचा बनाता हूं। सांचे की अंदर की दीवार पर वैक्स की पतली परत ढलाई के बाद सांचे से निकलने में मदद करेगी। भले ही थका देने वाला हो, यह तरीका सही है और सामान बर्बाद नहीं करता। निकला हुआ वैक्स फिर से जमाया और इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली सुबह जल्दी कबीले के सदस्य सभी नीले हिरणों को ले जाते हैं। मेरी लगातार सिखाने के बाद कबीले के सदस्यों को ले जाया जाता है। वो आखिरकार समझ जाते हैं कि जंगली जानवर सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, वह इंसानों को काम में भी मदद कर सकते हैं। शर्पिन और उसके 3 साथी पीछे रुकते हैं। आज उनका काम मेरे लिए धोखनी चलाना है। फ्लिंट के कल के बर्तन भी पककर तैयार है। आज वो खासतौर पर मेरी मदद कर रहा है। फ्लिंट होशियार है, इसलिए मैं उसे तांबा पिघलाने का तरीका सिखाने का प्लान बनाता हूं। मैं ये काम हमेशा अकेले नहीं कर सकता, एक चेला ढूंढना बेहतर है। मैं 4 भट्टियों की तरफ चलता हूं और उनमें से 2 को एक साथ जलाता हूं। रीड और ब्रुक धुंकनी चलाते हैं। चर्प और स्किप कोयला डालते हैं और तांबे का अयस्क पीसते हैं। धुंकनी की ताकत से भट्टियों के मुंह से आग की लपटें ऊंची उठती है। जल्दी ही भट्टी के अंदर का अयस्क पिघलना शुरू हो जाता है। तांबे का पानी छेदों से चेंबर के नीचे तक बाहर निकलता है और स्लैग के साथ मिले तांबे के एक ढेर में जमा हो जाता है। टिन का अयस्क भी और भी तेजी से पिघलता है। तेज गर्मी में ये कुछ ही मिनट में पिघल जाता है।
मैं पेड़ की शाखाओं का इस्तेमाल करके भट्टी के चेंबर के नीचे की राख से बहुत सी अशुद्धियों के साथ मिले 2 धातु के टुकड़े खुरचता हूं। फिर मैं इस प्रक्रिया को बार बार जारी रखता हूं। लगभग 3 या 4 घंटे बाद मैं आखिरकार अशुद्ध तांबे और टिन के टुकड़ों का एक ढेर जमा कर लेता हूं। मैं बची हुई 2 भट्टियों को जलाता हूं। जब तापमान बढ़ जाता है, मैं कच्चे तांबे और टिन को अलग अलग क्रूसिबल्स में रखता हूं। जब दोनों धातु पिघलकर तरल रूप में आ जाते हैं, मैं मिट्टी के चमचों का इस्तेमाल करके ऊपरी अशुद्धियों को हटा देता हूं। फिर पहले से तैयार मिट्टी के मर्तबानों का इस्तेमाल करके मैं शुद्ध तांबे का तरल डालता हूं। जाली के आकार के मिट्टी के सांचों में जमा होने के लिए टिन का तरल भी इसी प्रक्रिया का पालन करता है। फ्लिंट और 4 छोटे मददगार धातु के तरल को धीरे धीरे जमते हुए देखते हैं। इसके पीछे के नियम ना समझते हुए वह हैरान है। जब तांबे और टिन के इंच पकड़ने लायक ठंडे हो जाते हैं, मैं उन्हें सांचों से निकालने का इंतजार नहीं कर सकता। अब दोपहर है। सूरज की रोशनी में धातु के इन गोट्स चमकदार रोशनी दिखाते हैं। सबके मुंह खुले रह जाते हैं धातु को घूरते हुए। उन्होंने पहले कभी इतनी खूबसूरत और चमकदार चीज नहीं देखी थी। छोटा स्प्राउट भी जो पास में खेल रहा है खींच कर आ जाता है। वो इसे छूता है, उसे देखता है। सरदार, ये क्या है? मैं उसके बाल बिगाड़ता हूं। इसे तांबा कहते हैं, इसे टिन कहते हैं। तुम इनको देखो, मैं कुछ लेने जा रहा हूं। स्प्राउट सर हिलाता है और चुपचाप फ्लिंट और दूसरों के साथ तांबा और टिन शब्द दोहराता है। इधर मैं औजार बनाने वाले सांचों का एक ढेर खींच कर लाता हूं और तुरंत कांसे की ढलाई का काम शुरू करता हूं। मैं तांबे और टिन के टुकड़ों को अनुपात के हिसाब से एक नए क्रूसिबल में रखता हूं। जब वो पिघल कर तरल हो जाते हैं, मैं उन्हें मिट्टी की छड़ से अच्छी तरह हिलाता हूं। फिर मैं ढलाई कर सकता हूं। ढलाई की पहली खेप कुल्हाड़ियां और हथौड़े हैं। गर्म मिश्र धातु का घोल सांचों में डाला जाता है। तुरंत ढलाई के सांचों में छोड़े गए छेदों से सफेद धुआं उठता है। जब तापमान थोड़ा कम होता है, मैं पत्थर से सांचे को तोड़ने का इंतजार नहीं कर सकता। मिट्टी के टुकड़ों के बीच एक बड़ी कुल्हाड़ी का सिर हल्की सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ अंदर चुपचाप पड़ा है। कुल्हाड़ी का सिर आग वाली कुल्हाड़ी के सिर से थोड़ा बड़ा है। मैं फ्लिंट को धार तेज करने का काम देता हूं और दूसरे औजार बनाने की तैयारी शुरू करता हूं। स्केल और आरिया, कार्विंग चाकू और छेनिया, प्लेन और हाथ की ड्रिल और हीरे के आकार के बर्छे के सिर। शाम तक जब सब कबीले के सदस्य वापस आते हैं, सारा काम रुक जाता है। सुनहरी कुल्हाड़ी का सिर इतना तेज कर दिया गया है कि वह चमक रहा है। एक डंडे पर लगाकर दुनिया की पहली कांसे की कुल्हाड़ी तैयार है। 2 आरिया भी हैं, जिनमें लकड़ी के डंडे लगे हैं। एक एक आदमी के इस्तेमाल के लिए, एक 2 के लिए। टिम्बर और उसके लोग चमकती सुनहरी कुल्हाड़ी देखते हैं और तुरंत घेर लेते हैं। उनकी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। और यह भी है। मैं मुस्कुराता हूं और 100 सेंट के बर्छे के सिर वाला एक बर्छा निकालता हूं। कबीले के सदस्यों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये अभी भी बर्छा है। ये कितना खूबसूरत है। खासकर फैंग और स्कार इस सुनहरी सिर वाले बर्छे को देखकर वो लगभग लार टपका रहे हैं। सरदार, क्या हमें भी मिलेंगे? कबीले के सदस्य उत्सुकता से पूछते हैं। मैं मुस्कुराता हूं और टिम्बर को तांबे के अयस्क का एक टुकड़ा देता हूं। ये इस तरह के पत्थर से बनता है। अभी हमारे पास और नहीं है। पेड़ के अंदर रहने वाले लोग हैरान हैं। उन्होंने ही ये पत्थर खोदने में मदद की थी और कभी सोचा भी नहीं था कि इससे इतने खूबसूरत हथियार बन सकते हैं। पोर्टर, जो सबसे ईमानदार आदमी है, डायरेक्ट कहता है, अगर खत्म हो गया तो हम और खोद लेंगे। हमें पता है वो कहां है। मैं सर हिलाता हूं और उन्हें बताता हूं, ऐसे खोदना बहुत धीमा है। हमें पहले कुछ चीजें बनानी होंगी। इस सर्दी के बाद हम बहुत कुछ वापस ला सकते हैं। तब सबके पास ऐसा बर्छा होगा। अगले मैं उन्हें आरी इस्तेमाल करना सिखाता हूं। 2 लोग बड़े आरी को एक लकड़ी के सिरे पर आगे पीछे चलाते हैं। थोड़ी देर में वह एक गोल लकड़ी का टुकड़ा काट देते हैं। एक हाथ वाली आरी का इस्तेमाल करके शाखाओं को साफ करते हुए वह एक कलाई जितनी मोटी साइड शाखा को 1 मिनट से भी कम समय में काट देते हैं। 1 मीटर लंबी बड़ी कुल्हाड़ी भी इस्तेमाल करना आसान है, जिससे झुलाने पर पूरे शरीर की ताकत लगती है। अगर रिवरस्टोन कबीले का ऑक्सक्स इसे इस्तेमाल करता तो वो कुछ ही बार में पेड़ जितना मोटा पेड़ काट सकता था। जब सब लोग इन औजारों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, मैं उन्हें खाने और आराम करने के लिए कहता हूं। खाने के बाद कबीले के सदस्य फ्लिंट के पास जमा हो जाते हैं। उसे तांबा पिघलाने की प्रक्रिया बताते हुए सुनते हैं। इधर मैं अलग अलग नापने की इकाइयां बनाना शुरू करता हूं। जब हमारे पास एक जैसे नाप होंगे तो सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो सकती है। सारा सिसल अब जमा हो गया है। औरतें रस्सी बनाने पर ध्यान दे रही हैं। बच्चे सब खरगोश के बाड़े के बाहर लेटे हुए खरगोशों को बच्चे पैदा करते हुए देख रहे हैं। 3 गर्भवती खरगोशों ने बच्चे दिए हैं। हर बार में 6 या 7 बच्चे हैं। 30 से ज्यादा खरगोशों की संख्या लगभग 2 गुना हो गई है। अपने लंबे बर्तन बनाने के अनुभव के साथ फ्लिंट अब मेरे लिए वैक्स के मॉडल बनाने का काम कर सकता है। असली तांबे के फावड़े नहरें खोदने और खेती करने दोनों के लिए उपयोगी है। मेरे सैंपल को देखकर फ्लिंट डिजाइन की नकल कर सकता है। अपने काम खत्म करने के बाद मैं अब डिजाइन पर काम करना शुरू कर सकता हूं। मैं अब सबसे जरूरी चीज हल पर शोध करता हूं। मैं 2 आकार के हल बनाने का प्लान बनाता हूं। बड़े मैमल्स के लिए, छोटे हिरणों के लिए। वो खेत जोतने और नहरें खोदने दोनों के लिए उपयोगी होंगे। अगले दिन कुछ औरतें सन की रस्सी गूंथती हैं, जबकि दूसरी जमीन साफ करती है। जानवरों के बाड़े बनाने की तैयारी करती है। तांबा पिघलाने के लिए फ्लिंट और उसके 4 छोटे साथी अब काफी है। वह 5 लगातार तांबे और टिन के इंगोट्स बनाते हैं। जब भी कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे पूछते हैं। औरतों के साफ करने के बाद उन्हें भेजा जाता है। मैं उन्हें जानवरों का बाड़ा बनाने में आगे ले जाता हूं।
हम काटे हुए पेड़ों को 4 मीटर लंबे टुकड़ों में काटते हैं खंभों के लिए। हर 2 मीटर पर एक लगाते हैं। पेड़ के ऊपर तक एक चौकोर बाड़ा बनाने के लिए। हम 2 आई डंडे खाली जगहों में बांधते हैं मजबूती के लिए। फिर शाखाओं को बाड़े में बुनकर लकड़ी के ढांचे से जोड़ देते हैं। आखिर में हम उस पर मिट्टी की एक परत लगा देते हैं और काम हो जाता है। बाड़े के अंदर एक 4 मीटर ऊंचा लकड़ी का घर है, छोटे मेहमत का छोटा सा घर। जब सब कुछ बन जाता है, हम बाहर के ढेर से सारी घास के गट्ठे बनाते हैं और उसे बाड़े में रखते हैं, दूसरे जानवरों या लोगों को इसे बर्बाद करने से रोकने के लिए। रिवरस्टोन कबीले के सदस्य सब अपना अपना काम करते हैं, चहल पहल से भरे हुए। उन्हें नहीं पता बोल्ट कैप कबीले ने पहले ही रिवरस्टोन कबीले पर अपनी नजर जमा ली है। हाल ही में सरदार बोल्ट कैप को एक लगातार चिंता थी। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है, उनका कबीला जिस पहाड़ी झरने पर निर्भर करता है वो जल्दी ही जम जाएगा। तब उन्हें 3 किमी दूर नदी से पानी लाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारे बर्तनों की जरूरत होगी पानी जमा करने के लिए। इसलिए वो पिछली बार खुद रिवरस्टोन कबीले से व्यापार करने आए थे और ज्यादा बर्तन बदलने की उम्मीद में बदकिस्मती से उन्हें वो नहीं मिला जो वह चाहते थे। तो उसने जबरदस्ती लेने का एक प्लान बनाया। बोल्ट कैप की नजर में रिवरस्टोन कबीले में 10 से कम बड़े आदमी हैं, जबकि उसके पास 15 है। इसके अलावा पिछली बार रिवरस्टोन कबीले से जाने के बाद उसने पत्थर की नोक वाले बर्छे बनाए थे। उसे लगता है कि हमें हराना और हमारे बर्तन और खाना चुराना कोई मुश्किल नहीं होगा। आज सुबह मैं लड़ाई के बीच में था। बोल्ट कैप अपने कबीले के सभी बड़े आदमियों को ले जाता है। हर एक के पास कई बर्छे हैं। जबरदस्ती रिवरस्टोन कबीले की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारे कबीले को कुचलना चाहते हैं और शिकार करने वाले ग्रुप को एक ही बार में खत्म करना चाहते हैं। फिर हमारी बस्ती पर हमला करके अच्छा सामान लूटना चाहते हैं। इधर पहाड़ी की चोटी पर कॉनिफस जंगल में टिम्बर, फैंग और दूसरे अभी भी लकड़ी काट रहे हैं। आज वह तेजी से काम कर रहे हैं। 3 बड़ी कुल्हाड़ियों और 2 लंबी आरियों के साथ वो लगभग आधे घंटे में एक साफ लकड़ी को तैयार कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक ग्रुप की रफ्तार है। लकड़ी काटने वाली टीम में कुल 10 लोग हैं। 3 ग्रुप्स में बांटते हुए तो हर आधे घंटे में 3 पेड़ एक साथ गिरते हैं। बाकी बचा हुआ आदमी पोर्टर है जो सामान ढोने के लिए जिम्मेदार है। अभी वह लकड़ी काटने वाली टीम के पास चढ़ते हुए एक हिरण को ले जा रहा है। अचानक घाटी के उस पार पहाड़ से लोगों का एक ग्रुप तेजी से आता है। हर एक के पास एक बर्छा है। पोर्टर तुरंत पहाड़ी की तरफ चिल्लाता है, फिर नीले हिरण को खींचता है और वापस भागता है। चिल्लाहट सुनकर सब लोग तुरंत अपना काम छोड़ देते हैं, हथियार पकड़ते हैं और लड़ने की तैयारी करते हैं। बोल्ट कैप अपने आदमियों को तेजी से पीछा करता है जब तक पहाड़ी तक नहीं पहुंच जाते। वश कई हवा चीरने वाली आवाजें आती हैं। पीछे के 2 हिरणों को बर्छे लगते हैं। वह चिल्लाते हैं और गिर जाते हैं। बाकी 4 अभी भी उनसे बंधे हुए तेजी से भागते रहते हैं, अपने 2 मरे हुए साथियों को रिवरस्टोन कबीले के घास के पहाड़ की तरफ घसीटते हुए। यह देखकर रिवरस्टोन के लोग अपनी कमर से पत्थर की कुल्हाड़ियां निकालते हैं और उन्हें फेंकते हैं। 3 दुश्मन तुरंत मर जाते हैं, 2 और जख्मी हैं। सिर्फ 10 आगे बढ़ते रहते हैं। बोल्ट कैप गुस्से में है। वह तुरंत बर्छों का एक और हमला करने का हुक्म देता है, लेकिन टिम्बर का ग्रुप पेड़ों के पीछे छुप जाता है। सभी बर्छे तिरछे जमीन में गड़ जाते हैं। यह देखकर स्कार और दूसरे फिर से पेड़ों के पीछे से बाहर निकलते हैं। 9 सफेद बर्छे एक साथ उड़ते हैं। बोल्ट कैप के कबीले से 4 और तुरंत गिर जाते हैं। दूसरे डरकर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। स्कार का ग्रुप भी वापस छुप जाता है। दुश्मन के अगले हमले का इंतजार करता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। उन्हें नहीं पता कि बॉल कैप पहले ही बहुत डर चुका है। उसके सामने वाला दुश्मन बहुत डरावना है और उसे यह भी समझ आता है कि रिवरस्टोन कबीले में उसकी उम्मीद से ज्यादा लोग हैं। लेकिन उसकी तरफ अब सिर्फ 8 लोग बचे हैं, जिसमें 2 जख्मी हैं। लड़ाई जारी रखना नामुमकिन है। वह तुरंत बचे हुए लोगों को गुफा की तरफ भगाते हुए ले जाता है। इधर छोटा स्प्राउट मुझे 2 मैन्स की तरफ खींच रहा है, चाहता है कि मैं उनका नाम रखूं। बड़े वाले का नाम मैं ऐश रखता हूं। छोटे वाले का वाव मैं कुछ कहने ही वाला होता हूं, जब ऐश पश्चिम की तरफ देखते हुए अचानक जोर से चिघाड़ता है। अचानक पकड़ा गया छोटा स्प्राउट डर के मारे उछल पड़ता है। मैं तुरंत उस दिशा में देखता हूं। 4 नीले हिरण 2 मरे हुए साथियों को हमारी तरफ घसीट रहे हैं। उनके शरीर पर कई बर्छे लगे हैं, लेकिन मुझे लकड़ी काटने वाली टीम पीछे आती हुई नहीं दिखती। मेरा दिल एक पल के लिए रुक जाता है। मैं जल्दी से सभी कबीले के सदस्यों को गुफा में छुपने का हुक्म देता हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं, बाहर मत आना। सब कुछ इंतजाम करने के बाद मैं अपना तीर कमान और सुनहरी सिर वाला बर्छा पकड़ता हूं। फिर ऐश पर बैठकर पश्चिम की तरफ जाता हूं। तुरंत पीछा करता है। नीले हिरणों द्वारा छोड़े गए खून के निशान का पीछा करते हुए ऐश मुझे पूरी रफ्तार से ले जाता है। जल्दी ही हम जंगल में घुस जाते हैं। लोगों का एक ग्रुप अचानक दिखता है। नेताओं के पास सुनहरी कुल्हाड़ियां हैं। साफ है कि यह टिम्बर और उसकी टीम है। मैं एक पल के लिए रुक जाता हूं। सब लोग यहां क्यों हैं और कोई जख्मी क्यों नहीं है? फैंग तुरंत शिकार करने वाले ग्रुप को मेरे पास लाता है और पूरी स्थिति बताता है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हूं। बोल्ट कैप हमारे कबीले पर हमला क्यों करेगा, लेकिन वजह जो भी हो मैं हैरान हूं। जो कोई भी मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, भले ही उन्होंने सिर्फ हिरण मारे हो। तुरंत अपना बर्छा हिलाता हूं। मेरे पीछे आओ। मैं टिम्बर और लकड़ी काटने वाली टीम के कई सदस्यों को बोल्ट कैप के कबीले की तरफ ले जाता हूं। दोपहर के करीब 2 बजे हम बोल्ट कैप के कबीले तक पहुंचते हैं, लेकिन गुफा के दरवाजे पर खुली जगह पूरी तरह खाली है। गुफा का दरवाजा एक बड़े पत्थर से बंद है, भले ही एक बड़ा छेद बचा हुआ है। अंदर से कई आंखें झांक रही हैं। बॉल कैप उनमें से एक है, जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था।
वो था कि हम बदला लेने आएंगे और बिल्कुल जिसका उसे डर था वही होता है। हम सच में आए और इस तरह की टीम के साथ। नेता के पास चमकता हुआ सुनहरी सिर वाला बर्छा है जो एक लंबी नाक वाले राक्षस पर बैठा है जो इंसान से भी ऊंचा है। बोल्ड कैप को सिर्फ पछतावा महसूस होता है। अगर उसे पता होता कि वह इतने ताकतवर है तो उसने कोशिश ही क्यों की। मैं गुफा के अंदर से झांकती आंखों को देखता हूं। मैं तुरंत अपना तीर कमान निकालता हूं और एक तीर लगाता हूं। अगले ही पल एक चीखा बॉल कैप की आंख में तीर लगता है। ओक्स, स्टोन, 6, जाओ उस बड़े पत्थर को हटाओ। मैं गुफा के दरवाजे को रोके हुए बड़े पत्थर की तरफ इशारा करता हूं। उन तीनों को हुक्म देता हूं। वो तुरंत आगे बढ़ते हैं और धकेलना शुरू करते हैं, लेकिन 3 आदमी पूरी ताकत लगाकर भी वो मुश्किल से हिलाते हैं, बल्कि वह धीरे धीरे पीछे धकेल दिया जाता है। क्या बकवास है। सोचते हो दरवाजे के पीछे छुपना तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मैं छेद की तरफ चलता हूं और एक और तीर लगाता हूं। पत्थर के पीछे कई बड़े आदमी उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वश एक और तीर। इस बार दरवाजे के पीछे 2 आदमी छिद गए। दूसरे डर कर भाग जाते हैं और अब दरवाजे पर खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। ओक्स और दूसरे 2 ने सफलतापूर्वक पत्थर को हटा दिया। पत्थर के पीछे 3 शरीर जो अभी पूरी तरह मरे नहीं थे खूनी गुदे में बदल जाते हैं। पलक झपकते ही वो गायब हो जाते हैं। गुफा का दरवाजा पूरी तरह खुला है। अंदर हल्की पीली आग की रोशनी टिमटिमा रही है। औरतों और बच्चों का एक ग्रुप घास के ढेर में कांपते हुए सिमटा हुआ है। 5 बड़े आदमी बचे हैं। 3 बर्छे पकड़े उनके सामने खड़े हैं, जबकि 2 जख्मी आदमी घास के ढेर में कराह रहे हैं। मैं अपना बर्छा पकड़े अंदर चलता हूं। टिम्बर और दूसरे अपनी सुनहरी कुल्हाड़ियों के साथ पीछे पीछे आते हैं। 3 बर्छे पकड़े हुए हमारे खतरनाक तरीके से आने को देखते हैं। उनके पैर बेकाबू होकर कांपते हैं, घबराहट में बड़बड़ाते हैं जैसे दया की भीख मांग रहे हो। हथियार पकड़े हुए कौन दया की भीख मांगता है। मैं अपना बर्छा घुमाता हूं और तीनों बर्छों को जमीन पर गिरा देता हूं। उनके पीछे जख्मी आदमियों में से एक चुपचाप एक पत्थर उठाता है। लगता है अभी भी विरोध करना चाहता है। मैं तुरंत अपना बर्छा आगे बढ़ाता हूं। थंक यह उसकी बाई छाती के आर पार हो जाता है। सब घुटने टेक दो, जो विरोध करेगा वह मरेगा। मेरी आंखें चमकती हैं। मैं अचानक गरजता हूं। सबके पैर तुरंत मुड़ जाते हैं और वह घुटने टेक देते हैं। टिम्बर, जाओ उनका सारा जमा किया हुआ खाना इकट्ठा करो और वापस ले आओ। फिर मैं घुटने टेक कर बैठे लोगों की तरफ देखता हूं। तुम्हारे सरदार ने पहले हमला किया था तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। अगर वह ना होता तो मैं तुमसे नहीं लड़ता। मेरा इरादा इन लोगों को अपने में शामिल करना है, लेकिन उन्हें गुस्सा ना हो इसलिए मैं सारा दोष उनके सरदार पर डाल रहा हूं। लेकिन मैंने साफ तौर पर उनकी कबीले के प्रति वफादारी को ज्यादा समझ लिया है। उन्हें अपने सरदार के नसीब की परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह है कि मैं उनका खाना ले जा रहा हूं। औरतें टिम्बर की टीम को अपना जमा किया हुआ सूखा गोश्त ले जाते हुए देखती है। लगभग रोते हुए मुझसे बेचारे होकर मिन्नतें करती है। मैं इन लोगों को ठंडी नजर से देखता हूं। जब तक तुम मेरे कबीले में शामिल हो जाओगे, तुम्हारे पास अनंत खाना होगा। सर्दी में कोई ठंड से नहीं मरेगा और तुम जितना चाहो उतना खा पाओगे। जो कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो अब मेरे पीछे खड़ा हो सकता है। जैसे ही मैं बोलना खत्म करता हूं, कई लोग जल्दी से उठते हैं और मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे दूसरा, तीसरा, चौथा। जल्दी ही सिर्फ एक बुरी तरह जख्मी आदमी वहीं पड़ा रहता है। उसकी हालत को देखते हुए वह अब सदमे और घबराहट में है, शायद जिंदा नहीं बचेगा। मैं उससे परेशान होने का इरादा नहीं रखता। मैं इन नए कबीले के सदस्यों को गुफा से बाहर ले जाता हूं और फैंग को उसे जला देने का हुक्म देता हूं। आज से बोल्ड कैप और उसका कबीला दुनिया से गायब हो जाते हैं। रिवरस्टोन कबीले में वापस आने के बाद नए सदस्य आसानी से घुल मिल जाते हैं। कबीले में कई लोग पहले बोल्ड कैप के ग्रुप से बदले गए थे तो वो जल्दी से घुल मिल जाते हैं, और मैंने उनसे झूठ नहीं बोला है। रिवरस्टोन कबीले के खाने के भंडार सच में बहुत है। जो हमने इस बार जब्त किया उसे मिलाकर 200 लोग पूरी सर्दी बिना किसी दिक्कत के खा सकते हैं। एक ही समस्या है कि गुफा अपनी जनसंख्या की सीमा तक पहुंच गई है। खुशकिस्मती से सर्दी आ रही है, साथ में दबकर रहना ज्यादा गर्म होगा। जो इन लोगों को हैरान करता है वो ये है कि रिवरस्टोन कबीला सच में जंगली जानवर रखता है, खासकर बाव और ऐश जैसे बड़े जानवर। ये उन्हें रिवरस्टोन कबीले की ताकत के लिए एक नई तारीफ देता है। अब उन्हें रिवरस्टोन कबीले के सदस्य बनने पर बहुत गर्व महसूस होता है। औरतें पिछले कुछ दिनों से रस्सी गूंथ रही हैं। गुफा में अब कई बड़े गड्ढे जमा हैं। आदमी लकड़ी काटना जारी रखते हैं। पेड़ के तने बनाने का सामान बन जाते हैं। शाखाएं भट्टी की लकड़ी बन जाती है। मैं भी खाली नहीं बैठा हूं। मैं एक एक करके लकड़ी का काम करने वाले औजार बना रहा हूं। फिर 50 कांसे के फावड़े बना रहा हूं। खोदने वाले औजारों के साथ मेरा पहला चरण सिंचाई नहर प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए। मैं औरतों द्वारा गूंथी हुई एक बहुत लंबी सन की रस्सी पकड़ता हूं। नापने की रस्सी के रूप में इस्तेमाल करता हूं। पहले मैं गुफा के ठीक उत्तर में किले की जगह नापता हूं। फिर जगह के चारों कोनों पर मैं किले की जगह नापता हूं। मैं लकड़ी के खंभे निशान के रूप में गाड़ता हूं। सबसे अच्छा नहर का रास्ता तय करता हूं। अगले आता है ईंटों की भट्टी बनाना। जब नहर खोदना शुरू होगा तो बहुत ज्यादा मिट्टी निकलेगी, तो मैं नहर खोदने और ईंट के साँचे बनाने का काम एक साथ करने का प्लान बनाता हूं। क्योंकि मैं भूरी ईंटें पकाना चाहता हूं और भूरी ईंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। आसानी से पानी तक पहुंचने के लिए मैंने नदी के पास एक भट्टी की जगह चुनी है। फ्लिंट ने पहले कई लाल ईंटें पकाई थी। ये ईंटें भट्टी बनाने के लिए बिल्कुल सही है।
बेलनाकार ईंट की भट्टी। पूरे कबीले की मेहनत की जरूरत पड़ती है। इसे पूरा करने में पूरे 5 दिन लगते हैं। ईंट के साँचे बनाने में और समय लगाने के बाद तैयारी का काम आखिरकार पूरा हो जाता है। अब मेरा बड़ा हल जो कई दिनों में बनाया गया था आखिरकार पहली बार इस्तेमाल होता है। 2 मीटर चौड़े लकड़ी के ढांचे के नीचे 4 कांसे के हल्के फाल लगे हैं। जब इसे आगे खींचा जाता है तो ये एक बार में 2 मीटर चौड़ी जमीन को जोत सकता है 40 से 1.5 मीटर गहराई तक। इस उपकरण का शक्ति स्रोत बांव और ऐश बिल्कुल 2 बड़े हल बगल बगल में आगे खींचते हुए पूरे 4 मीटर चौड़े नहर के रास्ते को सीधे पलट देते हैं। 1 घंटे से भी कम समय में दोनों जानवर 700 मीटर लंबी नहर को 40 सेंटीमीटर गहराई तक जोत देते हैं। ये देखकर मैं बिल्कुल खुश हूं इस रफ्तार से। शायद मेरे किले बनाने के प्लान को 3 साल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईंट पकाने के लिए मैं सर्दी तक इंतजार करने का प्लान बनाता हूं। तब सबके पास खाली समय होगा और सर्दी में भट्टी का काम अच्छा और गर्म होगा। एक खुशनुमा काम। लेकिन अभी एक समस्या है। यह ईंट के साँचे सब मिट्टी की दीवार को लपेटने के लिए है, इसलिए हर ईंट बहुत बड़ी है। इससे मिट्टी का सामान और ईंट के साँचे ले जाने में बहुत समय लगता है। तो मैं बस तुरंत एक साधारण ठेला बनाने का फैसला करता हूं। एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने के साथ मददगार ढूंढना सबसे पहली तरजीह है। बाद में वह कबीले के पेशेवर बढ़ी बन सकते हैं। रिवरस्टोन कबीले में लकड़ी के काम में सबसे ज्यादा हुनरमंद बेसन है। इस आदमी ने पेड़ के अंदर रहने वाले कबीले में गर्म कोयलों का इस्तेमाल करके लकड़ी के टुकड़े में बाल्टी कैसे बनानी है ये पता लगा लिया था। दूसरा ईमानदार पोर्टर है। वह ज्यादा बात नहीं करता लेकिन अपने काम में बहुत मजबूत है। अपनी पिछली जिंदगी की यादों से डिजाइन में बदलाव करते हुए हम तीनों ने पूरा दिन लगाकर पहला ठेला बनाया। इसे तुरंत काम करने वाले ग्रुप को दे दिया जाता है। लोग इस नए सामान ढोने वाले औजार में काफी दिलचस्पी रखते हैं। कंधों और हाथों पर ढोने के मुकाबले ये जरूर कम थका देने वाला है, लेकिन मैं आशावादी नहीं हूं। मैं देखता हूं कि ठेला मुड़ते वक्त दाएं बाएं हिलता है। इस रफ्तार से ये जरूर जल्दी टूट जाएगा। समस्या पहचानने के बाद मैं तुरंत सुधार करना शुरू करता हूं, खासकर एक्सेल को लंबा करना। अपने 2 सहायकों को समझाने के बाद हम तीनों ने अपने अपने हिस्से पर काम किया। दूसरा वर्जन पहले वाले से बहुत तेज बना। 2 घंटे बाद दूसरी पीढ़ी का ठेला तैयार है। ये वर्जन अब नहीं हिलता। सबकी काम करने की क्षमता तुरंत सुधर जाती है, तो दूसरी गाड़ी प्रोडक्शन मॉडल बन जाती है। हम बड़े पैमाने पर बनाना शुरू करते हैं। शुरू में 30 यूनिट। आदमी और औरतों को मिलाकर हमारे पास जरूर कई दर्जन बड़े मजदूर हैं। ये ठेले खासकर मिट्टी ढोने के लिए है और भविष्य में जरूर बहुत इस्तेमाल होंगे। अगले कुछ दिनों में बढ़ाइयों की तीनों की टीम हर 2 दिन में 3 ठेले बनाती है। काम करने वाले ग्रुप को तैयार करती है। पहला चरण सिंचाई नहर तेजी से आगे बढ़ता है। पहले से रुका हुआ ईंट बनाने का काम ठेलों के लगातार जुड़ने की वजह से तेज हो जाता है। निर्माण के 18वें दिन तक 700 मीटर लंबी 4 मीटर गहरी खाई मेरे सामने दिखती है। मैं नहर खोदने का काम रोक देता हूं। बाकी के 2 मीटर तब खोले जाएंगे जब हमें पानी मोड़ने की जरूरत होगी। कबीले के सदस्य अपनी आम दिनचर्या पर वापस लौटते हैं। आदमी लकड़ी काटना जारी रखते हैं, भविष्य के निर्माण के लिए जमा करते हैं। औरतें खाना जमा करना फिर से शुरू करती हैं। उन्हें लगता है जितना ज्यादा खाना उतना अच्छा। 30 ठेले भी तैयार हैं। भविष्य में बड़े पैमाने पर तांबे का अयस्क खोदने के लिए बेसिन और पोर्टर अब बड़े ठेले डिजाइन कर रहे हैं जिन्हें हिरण खींच सकते हैं। मेरे निर्देशन में अपने पिछले 2 बनाए हुए अनुभव के साथ मैं 4 पहिए वाले ठेले का डिजाइन समझाता हूं और उन्हें खुद ही समझने देता हूं। इधर मैं अपना समय खेत के हल बनाने में लगाता हूं। सब लोग व्यवस्थित तरीके से अपने काम में व्यस्त हैं। सुबह जब मैं गुफा से बाहर निकलता हूं तो सबसे पहले मुझे सफेदी का एक बड़ा इलाका दिखता है। लंबे समय से इंतजार की गई सर्दी आखिरकार आ गई है। हंस के पंख जैसे बर्फ के टुकड़े गिरते रहते हैं। आसमान गहरा और उदास लगता है। कौन जाने कब रुकेगा। आदमियों का लकड़ी काटने का काम रुक जाता है। सब लोग गुफा के अंदर सिमट जाते हैं। औरतें भी खाना जमा करने का शोर करना बंद कर देती हैं। इस मौसम में ईंट पकाना बिल्कुल नामुमकिन है। हमें बर्फ रुकने तक इंतजार करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी लंबे समय से योजना बनाई हुई पहल शुरू की। सबको आम भाषा और लिखने का तरीका सिखाना। असल में रिवरस्टोन कबीले के सदस्यों ने पहले ही कुछ बुनियादी शब्द सीख लिए हैं। छोटा स्प्राउट खासकर अब साधारण बातें बोल सकता है। इससे चीजें आसान हो जाती हैं। मुझे बस उन्हें और जरूरी शब्द सिखाने हैं और उन्हें दिखाना है कि वाक्यों को कैसे जोड़ना है। लिखावट की बात करें तो उन्हें सरल अक्षर सिखाना अभी सही नहीं है। क्लरिकल स्क्रिप्ट जो तस्वीरों के ज्यादा करीब है उनके लिए समझना बहुत आसान होगा। वो लिख सकते हैं या नहीं ये उतना जरूरी नहीं है। मुख्य बात यह है कि उन्हें अक्षर पहचानने चाहिए। सबकी सीखने की उत्सुकता बढ़ाने के लिए मैं एक नियम बनाता हूं। हर दिन खाने से पहले मैं सबकी प्रगति जांचूंगा। जो याद नहीं कर पाएंगे उन्हें आधा खाना मिलेगा, जो अच्छा करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। यह तरीका बिल्कुल सही काम करता है। सभी कबीले के सदस्य बहुत प्रेरित हो जाते हैं, खासकर बच्चे। सबक के बाद वो खुद ही छोटे ग्रुप्स में जमा होकर अभ्यास करते हैं। कुछ दिन बाद बर्फ आखिरकार रुक जाती है। ईंट पकाने का प्लान ऑफिशियली शुरू होता है। 2 भट्टियों का खुद प्रदर्शन करने के बाद मैं काम कबीले के सदस्यों को सौंप देता हूं। उन्हें हर दिन काम करने की जरूरत नहीं है, बस जब भट्टी में सामान डालना हो और तैयार ईंटें निकालनी हो। बाकी समय पकाने और ठंडा होने का होता है। दिन ऐसे ही गुजरते हैं। हर दिन आम भाषा और अक्षरों का अध्ययन करना। हर कुछ दिन में ईंटें हटाना या साधारण फिर भी संतुष्ट करने वाला। जब खाली होते हैं लोग सजावटी सामान बनाते हैं। ज्यादातर आदमी हड्डियों के हार, पंख, हर तरह की चीजें। वो उन्हें खुले दिल से पहनते हैं।
मैं पूरी तरह नहीं समझता। एल्डर हो समझाते हैं। खून के रिश्ते में शादी और नस्ली खराबी को रोकने के लिए कई कबीले बसंत में एक कबीले की सभा के लिए जमा होते हैं। अगर एक औरत एक आदमी को पसंद करती है तो वो उसके कबीले में उसके पीछे चली जाएगी। एक आदमी को पसंद करने का पैमाना यह है कि एक औरत को एक आदमी पसंद हो। यह है कि तुम कितने ताकतवर हो, तुम्हारा कबीला कितना शक्तिशाली है और क्या तुम्हारे पास बहुत खाना है। ये चीजें एक आदमी द्वारा पहने गए हड्डी के गहने से देखी जा सकती है। अगर तुम एक खास लंबी जांग की हड्डी को हथियार के रूप में रखते हो तो तुम्हारा कबीला साफ तौर पर बड़े जानवरों का शिकार करने की ताकत रखता है। स्वाभाविक रूप से यह बताता है कि तुम्हारे कबीले में खाने की कमी नहीं होगी। इससे मुझे कुछ प्रेरणा मिलती है। लगता है मैं खुद कुछ भूल रहा हूं। मुझे स्वाभाविक रूप से उन हड्डी के हारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ सोचने के बाद मैं सर्कुलेट स्टाइल के गहने बनाने का फैसला करता हूं। सर्कुलेट बनाने का सामान आमतौर पर सोना, चांदी, जेड या चमड़ा होता है। अलग अलग लोगों को बस अलग अलग सामान चाहिए होता है। पुराने समय से सोने ने शराफत का प्रतीक किया है। रिवरस्टोन कबीले के पास सोना नहीं है तो मेरा मुकुट जाली वाले तांबे से बना है। अपना बदलने के बाद मैं अपने कबीले के सदस्यों के सिर खाली नहीं छोड़ सकता, तो मैं टिम्बर के लिए टिन से एक चांदी के रंग का बनाता हूं। टिम्बर को यह बहुत पसंद आता है। मेरे निर्देशन में दूसरे बड़े आदमी भी अलग अलग सामान से सर्कुलेट्स बनाते हैं। जानवर की खाल, लकड़ी, हड्डी, हर तरह के, यहां तक कि हेयर पिन्स भी। अब से रिवरस्टोन कबीले में एक नया नियम है। बच्चे सिर्फ अपने बाल या सर्कुलेट्स बांध सकते हैं, लेकिन हेयर पिन्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़े आदमी सर्कुलेट्स पहन सकते हैं और हेयर पिन्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, बड़े लोगों को बच्चों से अलग करने के लिए। औरतें भी अब सिर्फ पोनी टेल्स नहीं पहनती। बड़ी औरतों को अपने बाल, लकड़ी के कंघे या हेयर पिन्स का इस्तेमाल करके गहने के रूप में ऊपर बांधने होंगे। कम उम्र की लड़कियां पोनी टेल्स पहन सकती हैं। खुले बाल या चोटी हेयर पिन्स का इस्तेमाल सजावट के रूप में भी करती है। धातु एक महत्वपूर्ण संसाधन होने के कारण सबके गहने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो मैं धातु के गहने इनाम के रूप में इस्तेमाल करता हूं, उन्हें देता हूं जो कबीले में योगदान देते हैं। सुधारों की इस श्रृंखला के जरिए रिवरस्टोन कबीले में अब तुम किसी व्यक्ति की पहचान, उम्र का ग्रुप और क्या उसने कबीले में योगदान दिया है सिर्फ उसके सिर को देखकर बता सकते हो। स्प्राउट का सर्कुलेट भी मेरी बनाई हुई है, जिसमें बादल के डिजाइन वाला तांबे का बकल लगा है। मैं उसे ये इनाम देता हूं क्योंकि उसने सबसे तेज अक्षर सीखे। वो पहला बच्चा है जिसके पास धातु का गहना है, जिससे वो बहुत खुश है। असल में मैं सजावटी गहने पर इतनी मेहनत सिर्फ कबीले की पदानुक्रम को अलग करने के लिए नहीं कर रहा हूं। यह मुख्य रूप से उस कबीले की सभा के लिए है, खुद के लिए जोड़ी ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे कबीलों के लोगों से मिलने और ये देखने के लिए कि क्या कोई व्यापार संभव है। पहले रिवरस्टोन कबीले का सारा नमक बोल्ट कैप के कबीले से व्यापार करके आता था, लेकिन अब बोल्ट कैप का कबीला नहीं है। तो जब तक हमें नमक की खान नहीं मिलती, मैं अगले एपिसोड का इंतजार करूंगा। नए बेचने वाले ढूंढना चाहता हूं। रिवरस्टोन कबीले के बर्तन काफी कीमती हैं। मैं बर्तन सिर्फ नमक के लिए नहीं, बल्कि जनसंख्या खरीदने के लिए भी बदलना चाहता हूं। इन 200 से कम लोगों पर प्राकृतिक रूप से बच्चे पैदा करने के लिए निर्भर रहकर मैं अगले जन्म में भी एक किला नहीं भर पाऊंगा। लेकिन सभी कबीले रिवरस्टोन कबीले जैसे नहीं हो सकते। कभी खाने की चिंता न करना और कबीले के विकास की योजनाओं पर सोचने के लिए खाली समय होना। जैसे रिवरस्टोन कबीले के पूर्व में ब्लैक विस्कर्स कबीला, ये एक मध्यम आकार का कबीला है जिसमें 150 से ज्यादा लोग हैं। वो रिवरस्टोन कबीले से एक बड़े तरीके से अलग है। ब्लैक विस्कर्स कबीले का अपना धर्म है। वह ब्लैक रैट की पूजा करते हैं और उनके पास एक शामन है जो भगवान से बात करता है। मैट्रोन ब्लैक विस्कर एक बुजुर्ग औरत। इस सर्दी में वह दावा करती है कि उन्हें भगवान का मार्गदर्शन मिला है। चिंता है कि उनका जमा किया हुआ खाना अगले बसंत तक नहीं चलेगा, तो वह सरदार को कहती है कि शिकार करने वाले ग्रुप को खाना ढूंढने के लिए बाहर ले जाए। इस तरह ब्लैक विस्कर्स कबीले का सरदार विस्कर 19 आदमियों को शिकार पर ले जाता है। जल्दी ही उन्हें कुछ अजीब दिखता है। अपने कबीले के पास जंगल के पश्चिमी किनारे पर कभी कभी घना काला धुआं उठता है। ये जरूर इंसानों द्वारा जानबूझकर लगाई गई आग है। लेकिन पश्चिम में लोग कब बसे? बहुत पहले वह पश्चिमी जंगल के किनारे तक गए थे, लेकिन वो उस 8 या 9 मीटर चौड़ी नदी को पार नहीं कर पाए थे, तो वो फिर कभी उतनी दूर नहीं गए। अब धुएं की जगह को देखते हुए ये साफ तौर पर नदी के पास है। सरदार विस्कर तुरंत यह मैट्रन ब्लैक विस्कर को बताता है। वो खासतौर पर हैरान नहीं होती, बल्कि वह इस बात में काफी दिलचस्पी रखती है कि यह लोग आग क्यों जलाते रहते हैं। मैट्रन ब्लैक विस्कर की समझ में आग खाना पकाने के लिए होती है। अगर गर्मी के लिए होता तो हमेशा जलाते क्यों नहीं रखते? वैसे पैथ ये हैरान है, तो वह चीफ विस्कर को कहती है कि लोगों को लेकर जाओ और जांच करो। अगर हो सके तो उनके साथ व्यापार करने की कोशिश करो, शायद हम भी कुछ सीख पाएं। तो चीफ विस्कर अपनी टीम को इस काम के लिए लेकर निकल जाता है। इधर रिवरस्टोन ट्राइब में बेसिन और 6 ब्रिक किलन की रखवाली कर रहे हैं। हर थोड़ी देर में वह भट्टी की आग देखते हैं और लकड़ी डालते हैं। दोनों कल रात से आज दोपहर तक आग जला रहे हैं। भट्टी में रखे ईंटों के साँचे बहुत ज्यादा लाल गर्म हो गए हैं। अब भट्टी को पानी से भरकर बंद करने का समय है। बेसिन 6 को थपथपाता है, इशारा करता है कि गुफा में जाकर मदद बुलाए। 6 सर हिलाता है और बिना पीछे देखे सीधा गुफा की तरफ चला जाता है। लेकिन जब बेसिन अकेला पहरा दे रहा होता है, तभी अचानक बाँव की दहाड़ जमीन पर गूंजती है। फिर बाँव के दौड़ने की आवाज आती है और उसके पीछे इंसानों के चिल्लाने की आवाज। बेसिन जल्दी से जमीन के नीचे वाली आग की जगह से ऊपर आता है। जैसे ही उसका सर बाहर निकलता है, वो देखता है कि 1 दर्जन बच्चे बाँव की तरफ तेजी से आ रहे हैं। डरकर वो सीधा गुफा की तरफ भागता है। मैं बस लोगों को ब्रिक किलन में पानी भरने के लिए तैयार कर रहा था।
गुफा से बाहर निकलते ही मैंने बाऊ को पीछा करते और उस पर हमला करते देखा। चीफ विस्कर और उसके आदमी पहले पीछा करना चाहते थे, लेकिन अचानक मुझे गुफा से भीड़ के साथ बाहर आते देखकर वो तुरंत रुक जाते हैं। ये क्या बकवास है? कौन मेरे बाव पर हमला करने की हिम्मत करता है? सब अपने हथियार पकड़ो। मेरा हुक्म सुनते ही ट्राइब के लोग तुरंत दहाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। 70 या 80 लोग, हाँ, हर कोई हथियार पकड़े हुए तुरंत चीफ विस्कर के ग्रुप को घेर लेते हैं। चीफ विस्कर का मुंह खुला रह जाता है। उसके सामने सब लोग गुस्से और खतरनाक लग रहे हैं। आगे खड़ा नौजवान गुस्से में है। उसने सोने का मुकुट और सोने की हेयर पिन पहनी है। एक सफेद डंडे वाला सोने का बर्चा पकड़े हुए उसे घूर रहा है। पीछे की लाइन और भी चमकदार है। हर आदमी एक चमकदार हथियार पकड़े हुए है। चमकदार पीतल का बेलचा। लड़ाई की ताकत छोड़ो। ये शानदार लाइनअप ही चीफ विस्कर के ग्रुप को इतना डराने के लिए काफी है कि वो हिल भी ना पाए। वाओ! जब वह देखता है कि मैंने हालात संभाल लिए हैं तो खुशी से उछलता है। मेरे पीछे खड़ा होकर चीफ विस्कर पर अपनी ताकत दिखाता हुआ दहाड़ता है। मैं उसकी सूंड थपथपाता हूं। यह देखकर उसे चुप रहने का इशारा करता हूं। फिर चीफ विस्कर की तरफ मुड़ता हूं। ये मैम हमारा है, तुमने उस पर हमला क्यों किया? आगे जा रही है। चीफ विस्कर थोड़ा हैरान है, लेकिन मुझे इस जानवर के साथ इतना घुला मिला देखकर उसने कभी सोचा नहीं था कि ये पड़ोसी ट्राइब इतने बड़े जानवर को कंट्रोल कर सकती है। और उसने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐश जो बाऊ से भी बड़ा है अब शोर सुनकर दौड़ कर आता है। बाऊ के बगल में खड़ा होकर घेरे हुए ग्रुप को हैरानी से देखता है। चीफ विस्कर और उसके आदमी डर के मारे अकड़ जाते हैं। धित एक और है, यह देखकर कि वह सब पूरी तरह से हैरान है। मैं गुस्सा होता हूं और एल्डर हॉर्न को कहता हूं कि जाकर पूछे कि वो कौन है और यहां क्यों आए हैं। एल्डर हॉर्न चीफ विस्कर के पास जाता है और शब्दों और इशारों का इस्तेमाल करते हुए दूसरों को चिल्लाता है। मैंने जो कहा वह बताता है और मेरी पहचान चीफ के रूप में कराता है। एल्डर हॉर्न की बातें सुनने के बाद चीफ विस्कर पहले बहुत माफी मांगता है। उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि इन जानवरों के मालिक हैं, इसलिए उसने उनका शिकार करने का सोचा था ताकि सर्दी के लिए खाना जमा कर सके। आखिर में रोते हुए वह अपने आने का मकसद बताता है। मैंने सोचा नहीं था कि वह सच में खाने के लिए व्यापार करने आए हैं, लेकिन अगर उनके पास कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद आए तो व्यापार करना गलत नहीं है। तो तुम्हारे पास बदले में क्या है? चीफ विस्कर हिचकिचाता है। क्या हम पत्थर के बर्तन बदल सकते हैं? आखिर उसकी ट्राइब के पास कई है और पत्थर के बर्तन हर ट्राइब के लिए जरूरी चीजें हैं। मेरे जवाब देने से पहले ही एल्डर हॉर्न बोल पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उनके बदले व्यापार कर सकते हो। नमक और लोग दोनों चलेंगे। अब चीफ विस्कर की बारी थी हैरान होने की। उनके पास सच में बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं और वह क्या ये हमें उनके बदले व्यापार कर सकते हैं? एल्डर हॉर्न चीफ विस्कर को यकीन न करते देखकर कुछ बच्चों को मिट्टी के बर्तनों का एक सेट लाने के लिए बुलाता है। 2 मिनट से भी कम समय में बच्चे एक पानी का घड़ा, एक बर्तन और कई कटोरियां ले आते हैं। और कई बच्चे जो तमाशा देख रहे थे गुफा के दरवाजे पर खड़े अपनी कटोरियों से मांस का शोरबा पी रहे थे। इससे चीफ विस्कर हैरान रह जाता है। उसने पहले कभी ऐसी मांस की खुशबू नहीं सूंघी थी। मैं किसी से उसके लिए एक कटोरी शोरबा भरने को कहता हूं। आखिर अगर उसने शोरबा नहीं चखा तो उसे मिट्टी के बर्तनों की असली कीमत नहीं पता चलेगी। चीफ विस्कर ध्यान से शोरबा लेता है और बच्चों की नकल करते हुए एक घूंट पीता है। तुरंत उसके गले से पेट तक गर्मी दौड़ जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पूरा शरीर गर्म महसूस होता है। यह शोरबा मैंने खासतौर पर सर्दी भगाने के लिए बनाया था। इसमें ज्यादा मांस नहीं है, लेकिन मैंने सुअर की हड्डियां और हरी मिर्च डाली थी। आम दिनों में 2 घूंट पीने से बहुत आराम मिलता है। चीफ विस्कर इस शोरबे के स्वाद से पूरी तरह जीत जाता है। वह तुरंत मिट्टी के बर्तनों के बदले लोग देने का फैसला करता है। नमक क्या है? उसने तो कभी सुना भी नहीं था। एल्डर हॉर्न पहले वाले मिट्टी के बर्तनों के व्यापार की कीमत दोहराता है। एक मिट्टी का बर्तन 2 कम उम्र लड़कों या एक भारी औरत के बदले। चीफ विस्कर को यह कीमत ठीक लगती है, लेकिन वह इस सफर में कोई औरत या बच्चा नहीं लाया था। फिर भी वह सच में एक बर्तन ले जाना चाहता है, तो वो बेशर्मी से पूछता है कि क्या वो अभी बर्तन ले जा सकता है और अगले बार लोग ला सकता है। ये सुनकर मैं तुरंत मना कर देता हूं। उधार देना नामुमकिन है, इस जिंदगी में बिल्कुल नामुमकिन। अगर वो वापस नहीं लाए तो मैं वो बेवकूफ बन जाऊंगा जिसे धोखा दिया गया। ये देखकर कि मैं नहीं मानूंगा, चीफ विस्कर तुरंत अपने एक आदमी से एक भरा हुआ चमड़े का थैला निकालता है और मुझे दे देता है। इसमें खाना है, ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हमें पहले एक मिट्टी की कटोरी ले जाने देंगे। अगले बार हम फिर भी लोगों के बदले ये मिट्टी के बर्तन लेंगे जैसे मुझे तुम्हारे थोड़े से खाने की जरूरत हो। मैं लापरवाही से थैला खोलता हूं और बेपरवाही से अंदर देखता हूं, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें हिलने से मना कर देती है। ये मूंगफली है। मेरा दिमाग तुरंत कई मूंगफली के पकवानों में दौड़ता है। भुनी मूंगफली, नमक में उबली मूंगफली, तली मूंगफली, पीनट बटर, ये तो खजाना है। ज्यादा पोषण के अलावा खास बात यह है कि इससे तेल निकाला जा सकता है। एक बड़ा खेत लगा दो और फिर कभी खाने के तेल की कमी नहीं होगी। तेल और चर्बी से मैं साबुन, मोमबत्ती, यहां तक कि विस्फोटक भी बना सकता हूं। तो मूंगफली को एक खास चीज कहना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी उत्तेजना को दबाता हूं, काफी देर तक खुद को रोके रखता हूं, फिर शांत होता हूं। ये तुम्हें कहां से मिले? चीफ विस्कर बकबक करता है और इशारे करता है। मैं आखिरकार समझ जाता हूं। उनकी ट्राइब का, जिसे वो भगवान कहते हैं, वो एक ब्लैकफर्ड चूहा है और मूंगफली चूहे के बिल से निकाली जाती है। उन्हें पता है कि मूंगफली के बिल कहां मिलेंगे, इसलिए मूंगफली उनकी ट्राइब में ज्यादा कीमती नहीं है। मैं चुपचाप सर हिलाता हूं और कहता हूं कि मैं थोड़ा भविष्य के बारे में चिंतित हूं।
आमतौर पर एक भारी टोकरी निकालता हूं। इस तरह की एक पूरी टोकरी मूंगफली भी मिट्टी के बर्तनों के बदले व्यापार की जा सकती है, लेकिन छिलके खराब नहीं होने चाहिए। चीफ विस्कर को मुश्किल से यकीन होता है कि मैं इतनी अच्छी शर्तें दूंगा। वह तुरंत खुशी से मान जाता है, अगले बार और लाने का वादा करता है। आखिर में चीफ विस्कर वह भारी टोकरी ले जाता है, साथ में एक मिट्टी का बर्तन, एक मिट्टी की कटोरी और एक चम्मच जो मैंने उसे तोहफे में दिया था। उन्हें जाते हुए देखकर मुझे अचानक डर लगता है। इस बार हम पर सच में एक अनजान ट्राइब ने हमला किया था, बिल्कुल हमारी गुफा के दरवाजे पर। खुशकिस्मती से उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। अगर वो खासतौर पर रिवरस्टोन ट्राइब पर हमला करने आए होते तो भले ही हम उन्हें रोक पाते, हमें नुकसान जरूर होता। मैंने पहले डिफेंसिव दीवारों का प्लान बनाया था, लेकिन इतनी भारी शहर की दीवारें ऐसे ही कैसे बन सकती हैं? इस डिफेंसिव गैप के दौरान मुझे पहले टेम्परेरी डिफेंसिव चीजें बनानी होंगी जिन पर भरोसा किया जा सके। मैं पहले टिम्बर को लोगों को लेकर ब्रिक किलन को पानी से भरने और बंद करने को कहता हूं। मैं गुफा के दरवाजे पर खड़ा सोचता हूं। भट्टी 2 महीने से जल रही है। हमने बहुत सारी तैयार ईंटें जमा कर ली हैं। किले का काम अगले बसंत तक शुरू नहीं होगा, तो क्या ये ईंटें अभी ऐसे ही बेकार पड़ी हैं? इस सोच के साथ मेरे दिमाग में एक आसान तेज डिफेंसिव दीवार का ख्याल आता है। अगली सुबह जल्दी मैं सब बड़े लोगों को इकट्ठा करता हूं और उन्हें बताता हूं कि मैं गुफा को 3 तरफ से दीवारों से घेरने वाला हूं, सिर्फ पूरब की तरफ 2 मीटर चौड़ा दरवाजा छोड़कर। दरवाजे पर मैं 3 मीटर ऊंची लकड़ी की दीवार को मेन गेट के रूप में इस्तेमाल करूंगा, जिसके सामने 4 परत बच्चे एक साथ बंधे होंगे। यह आसान डिफेंसिव दीवार सीधे भूरी ईंटों से बनाई जाएगी। इतने ठंडे मौसम में मैं बस ईंटों की दीवार पर पानी डालना है ताकि वो जमकर एक हो जाए। जब बसंत आएगा और मौसम गर्म होकर बर्फ पिघलेगी तब भी ये ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उनकी उपयोगिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगली कई दिनों तक सब बड़े लोग मिलकर काम करते हैं। ठेले और इतने सारे औजारों के साथ दीवार की ऊंचाई तेजी से बढ़ती है। इधर ब्लैक विस्कर ट्राइब में चीफ विस्कर अपने नए व्यापार किए हुए मिट्टी के बर्तन में शोरबा गर्म कर रहा है और एल्डर हॉर्न को नहीं, अपने खुद के बड़े को उसने जो कुछ भी देखा और हासिल किया सब बता रहा है। मेट्रन ब्लैक विस्कर हर बात सुनती है और तुरंत फैसला लेती है। उसे खुद रिवरस्टोन ट्राइब देखनी है। रिवरस्टोन ट्राइब में वापस दीवार बन चुकी है, 3 मीटर ऊंची, लगभग आधा मीटर मोटी, इतनी मजबूत कि एक सेना के अलावा कुछ भी रोक सकती है। बर्फ की ईंटों की दीवार बन जाने के बाद अब हथियारों के बारे में सोचने का समय है। पिछली बार ट्राइब के ज्यादातर लोग सिर्फ पीतल के बेलचों के साथ लड़ाई में गए थे। मुश्किल में काम के तो है, लेकिन सिर्फ पास से और पास से मतलब नुकसान। हमें दूर से मारने वाले हथियार चाहिए। मेरा ध्यान अब उसी पर है। अपने दिमाग में सोचने के बाद पीतल के बच्चे ही जवाब है। एक सही निशाना और काम खत्म। ट्राइब के पुराने बच्चे सिर्फ तेज किए हुए लकड़ी के थे, कम घुसने वाले, कम टिकाऊ। लेकिन मेरे पास सैकड़ों किलो धातु का स्टॉक रखा है। मुझे बस हर डंडे पर एक धातु की नोक लगानी है। मैं पहला बच्चे का सिर खुद बनाता हूं, फिर बाकी काम रीड और पोर्टर को दे देता हूं। चौथे दिन तक 260 पीतल के बर्चे तैयार हो जाते हैं। दीवार बन जाने और बर्चे हाथ में होने के बाद मैं आखिरकार चैन की सांस लेता हूं। दुश्मन की सेना 20 से ज्यादा नहीं है, जबकि रिवरस्टोन ट्राइब में 60 से ज्यादा बड़े लोग हैं। पीतल के बर्चों की बौछार और काम खत्म। इधर चीफ विस्कर अपने ग्रुप को नदी के पार ले जाता है और गुफा नहीं ढूंढ पाता। जहां कुछ दिन पहले खुला मैदान था, वहां अब सफेद और हल्के नीले बर्फ की दीवार अचानक खड़ी है। चीफ विस्कर हैरानी से उसकी तरफ दौड़ता है। ये कुछ दिन पहले यहां नहीं थी। क्या ये जमीन से ही उग गई? मैट्रन ब्लैक विस्कर पीछे से आती है और घूरती है, फिर एक चीख निकालती है जिसे वो रोक नहीं पाती। ये तो भगवान का काम है। दीवार के अंदर बाव खेलने में बिजी है। जब बाहर का शोर उसका ध्यान खींचता है, वह सीधा दरवाजे की तरफ जाता है और अपना सर बाहर निकालता है। वह उसी ग्रुप को देखता है जिसने पिछली बार उसे बर्चों से मारा था और एक चेतावनी भरी दहाड़ निकालता है। तब चीफ विस्कर दरवाजे को देखता है, एक लकड़ी का ढांचा जिसके बाहर कठोर लकड़ी के बर्चों की कतारें लगी है। उसे नहीं पता कि ये किस लिए है, लेकिन उसका दिमाग अब खुद ही तस्वीर बना लेता है। दुश्मन सीधे इसमें घुस रहे हैं। हर नोक पर घुसकर जमीन पर गिरने से पहले ही मर जाते हैं। वो पूरी हैरानी से अपना सर हिलाता है। ग्रुप के आदमियों और लड़कों के दिमाग में एक बिल्कुल अलग बात है। रिवरस्टोन ट्राइब ने उस 4 पैर वाले जानवर को क्यों नहीं खाया? वह चीज तो सबको कई हफ्तों तक खिला सकती है। मैं बाव की दहाड़ सुनता हूं और गुफा से बाहर निकलता हूं। मेरे पीछे 1 दर्जन ट्राइब के लोग हैं। हर कोई एक नया पीतल का बर्चा पकड़े हुए है। चीफ विस्कर जल्दी से साफ करता है कि वह मिट्टी के बर्तनों के व्यापार के लिए आया है। मैं सर हिलाता हूं और दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही चीफ विस्कर का ग्रुप अंदर कदम रखता है, वह रुक जाते हैं। 30 एक जैसे लकड़ी के ठेले जानवरों के बाड़े के बगल में लाइन से रखे हैं। गुफा के दरवाजे के पास 50 पीतल के बेलचे और 200 से ज्यादा पीतल के बर्चे खड़े हैं। उनकी नोकें चमकदार कतार में रोशनी पकड़ रही है। गुफा के दरवाजे के पास एक नीला हिरण घास के छप्पर में घास खा रहा है, जब तक वह अजनबियों को नहीं देखता और आवाज करना शुरू कर देता है। चीफ विस्कर का ग्रुप डर के मारे उछल पड़ता है। गुफा के अंदर आने के बाद भी उनमें से कोई भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। गुफा के अंदर एक नजर में पूरी कहानी पता चल जाती है। हर जगह लोग आसानी से पूरी ब्लैक विस्कर ट्राइब जितने रिवरस्टोन के लोग नए आए लोगों को घूरते हैं। चीफ विस्कर सीधा आग के कुंड के चारों तरफ रखे 100 से ज्यादा मिट्टी के बर्तनों को घूरता है। उसका मुंह खुला रह जाता है। कुछ ब्लैक विस्कर औरतों की नजर बिल्कुल अलग चीज पर है। रिवरस्टोन की औरतों पर हर कोई गुलाबी गालों वाली और सही जानवर की खाल में पहनी हुई। सिर्फ मैट्रन ब्लैक विस्कर की नजर सबसे तेज है। वो बिल्कुल शांत खड़ी है।
गुफा की दीवार पर बने सैकड़ों खोदे हुए अक्षरों पर उसकी नजर टिकी है। मैं जानता हूं कि बाकी सब इंतजार कर रहे थे। मैं जानता हूं कि तुम इंतजार कर रहे थे। उसकी दिलचस्पी देखकर उसे उसके हाल पर छोड़ देता हूं। मैं एल्डर हॉर्न को इशारा करता हूं कि चीफ विस्कर के साथ व्यापार शुरू करें। चीफ अपने साथ औरतों का एक ग्रुप, छोटे लड़के और कई टोकरी मूंगफली लाया है। उसे मिट्टी की कटोरियां चाहिए। जैसे ही वो उसके हाथ में आती है, उसका चेहरा खिल उठता है। उसके लोग भी आखिरकार ऐसे खा पाएंगे। लेकिन शायद सबसे ज्यादा खुश वह छोटे लड़के और लड़कियां हैं जिन्हें व्यापार किया जा रहा है। रिवरस्टोन ट्राइब को एक नजर देखकर उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। मजबूत, अच्छे से खिलाए हुए, अब और भूखे नहीं रहेंगे। जैसे ही व्यापार खत्म होता है, मैट्रन ब्लैक विस्कर सीधा मेरे पास आती है। दीवार पर वह निशान क्या है? मैं एक छोटी लकड़ी उठाता हूं और उसे ध्यान से समझाता हूं। थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर समझ आती है। अगर सब लोग ये निशान सीख ले तो क्या तुम कुछ लिख सकते हो और कोई और बिल्कुल वही समझ पाएगा जो तुम्हारा मतलब था। मुझे नहीं पता उसका दिमाग कहां जा रहा है, लेकिन वह साफ तौर पर गहरी सोच में है, तो मैं उसे अकेला छोड़ देता हूं। मजेदार बात यह है कि मेरे अपने लोग हर दिन इन अक्षरों का अभ्यास करते हैं, फिर भी उनमें से किसी ने भी कभी ऐसा सवाल पूछने का नहीं सोचा। एक बार काम खत्म हो जाने के बाद मैं उन्हें निमंत्रण देता हूं। रात भर रुको, तुम दोनों। मैट्रन ब्लैक विस्कर बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाती है। उसके पास सवाल है, बहुत सारे। इस मौके पर मैं आज रात एक एक्स्ट्रा खाने का इंतजाम करता हूं। सबको रात भर गुफा में फिट करना एक और समस्या है। मैं खाली जगह बनाने के लिए खरगोश के बाड़े को बाहर ले जाने का फैसला करता हूं। मैं एक जगह चुनता हूं और ट्राइब को तुरंत काम पर लगा देता हूं। 4 ईंटों की दीवारें, पूरी तरह से बिछी जमीन, सूखी घास की मोटी परत। औरतें सब 50 से ज्यादा खरगोशों को नए बाहर वाले बाड़े में ले जाती हैं। चीफ विस्कर खुद को रोक नहीं पाता। उन्हें जिंदा क्यों रखा है? इतना सारा मांस बस ऐसे ही पड़ा है। मेरे जवाब देने से पहले ही टिम्बर बीच में कूदता है और पूरा ब्रीडिंग प्लान खुद ही समझाता है। उसने अपनी आंखों से देखा था। 30 खरगोश लगभग रात भर में 50 हो गए। उन्हें पालना जंगल में उनका पीछा करने से कहीं बेहतर है। ब्लैक विस्कर ग्रुप हैरानी से चुपचाप सुनता है। खाने को जिंदा रखने का विचार, जब तक उसकी जरूरत ना पड़े, यह उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं था। मैट्रन ब्लैक विस्कर मुझे चुपचाप एक तरफ खींचती है। तुम्हें यह सब किसने सिखाया? वो धीरे से पूछती है। क्या यह तुम्हारी ट्राइब का भगवान है? मैं उसे सीधा बताता हूं, मैं ये सब जानते हुए पैदा हुआ था। वो मुझे सच में हैरानी से घूरती है। तो क्या तुम भगवान हो? मैं ग्रुप को भविष्य के चावल के खेत दिखाता हूं और उन्हें साफ साफ बताता हूं, अगले साल तक हमारे पास इतना खाना होगा जितना हम खा भी नहीं पाएंगे। चीफ विस्कर गुस्सा होता है। एक भारी ट्राइब के साथ भी क्या हम इतना ज्यादा नहीं खा पाएंगे? लंबे टूर के बाद उसने आखिरकार असली सवाल पूछा। मैं मुस्कुराता हूं। हम दूसरी ट्राइब्स को भी अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाएंगे। चीफ विस्कर को यकीन नहीं होता। मैं बस मुस्कुराता हूं और टिम्बर को बुलाता हूं। उसे खुद कहानी बताने दो। टिम्बर ने कैनिबल ट्राइब्स के हमले को खुद देखा था। जिस तरह से वह बताता है, तुम कसम खाओगे कि तुम वहां थे। चीफ विस्कर के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। ऐसी ट्राइब सच में मौजूद है और शुक्र है कि उसने अभी तक अपने लोगों को नहीं ढूंढा है। वो सही समय देखते हैं और असली धमाका करते हैं। कैनिबल ट्राइब नदी के दूसरे किनारे पर कैंप लगाती है और उनके साथ ऐश जितने बड़े जानवर हैं, लंबी घुमावदार सूंड वाले, शायद तुम्हारे इलाके से ज्यादा दूर नहीं। होशियार रहना। और ये कहकर मैं मुड़ता हूं और दीवार के पीछे चला जाता हूं। दोनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। कैनिबल ट्राइब बिल्कुल उनके दरवाजे पर। अब अच्छी बातें करने का समय नहीं है। वो सीधा मेरे पास आते हैं अलविदा कहने। उन्हें वापस जाकर तैयारी करनी है। मैं उन्हें रुकने के लिए जोर नहीं देता। मैं उन्हें रास्ते के लिए 10 भारी मछलियों के साथ भेज देता हूं। जाने से पहले मैं मैट्रन ब्लैक विस्कर को कहता हूं, अगर खतरा आए तो यह जगह तुम्हारे लिए खुली है। दोनों बार बार मेरा शुक्रिया करते हैं, फिर अपने लोगों को तेजी से ले जाते हैं। जैसे ही उनकी शक्लें दूर गायब होती है, रिवरस्टोन ट्राइब अपनी शांत रूटीन में वापस आ जाती है। सर्दी के तीसरे पूर्णिमा से एक दिन पहले बर्फ आती है। मोटे भारी टुकड़े जो पूरे एक दिन और रात तक गिरते हैं। खुला मैदान एक गहरी सफेद चादर के नीचे गायब हो जाता है और ईंट पकाना बंद हो जाता है। मैं पेड़ों के पास एक घास के ढेर पर लेटा हूं, सिंघाड़े छील रहा हूं। बाव और ऐश मेरे दोनों तरफ फैले हुए हैं। तब ऐश अपना सर उठाता है, कान पूरे खुले हुए दूर की किसी चीज पर ध्यान लगाए हुए। मैं भी उसे महसूस करता हूं और शांत हो जाता हूं। 1 मिनट से भी कम समय बाद हमारे नीचे जमीन में एक गहरा कंपन आता है। मुझे एक रोशनी दिखती है। दौड़कर बाहर निकलता हूं और पश्चिम की दीवार के पीछे चढ़कर देखने जाता हूं। पश्चिम में एक बहुत भारी शिकार करने वाली सेना, शिकार करने वालों का एक बुरा सपना जैसा गठबंधन, शिकार वाले जानवरों के झुंड पर जोर से हमला कर रहा है। आगे दौड़ते हुए जंगली गाय हैं, जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। साथ में क्राउन टैग, ऐसे जानवर जिन्हें मैंने सिर्फ म्यूजियम में सजा हुआ देखा था। इस गड़बड़ में फंसकर दर्जनों अल्पाकस उनके साथ दौड़ रहे हैं। उनके पीछे शिकार करने वाले आते हैं, बड़े बड़े टेरर बीक्स और जंगली सुअरों के उमड़ते हुए झुंड। लेकिन सच कहूं तो वो इस खेल में बस छोटे किरदार है। इस शिकार करने वाली सेना की असली ताकत एक भूरे भेड़ियों का झुंड है, 200 से ज्यादा मजबूत। मैं दीवार के पीछे खुद को दबाता हूं, मुश्किल से सांस लेते हुए हर हरकत को देखता हूं। ऐश और बाव चुपचाप मेरे बगल में बैठे हैं, इस नजारे को देखते हुए।
शिकार करने वालों के पास आने पर आगे वाला बैल अपने 100 मजबूत झुंड को डेस्परेट होकर पूरब उत्तर की तरफ दौड़ाता है। अल्फा भेड़िया 100 से ज्यादा भूखे भेड़ियों को दोनों तरफ से डरावनी तेजी से घेर लेता है। झुंड गरजता हुआ आगे बढ़ता है, सीधा उस खाई वाली नहर में जो मैंने चावल के खेतों के लिए खोदी थी। हर बाव के शरीर का हर बाल खड़ा हो जाता है। ये दुनिया में कहां से आया? आगे वाला बैल परेशान है, खाई पार नहीं की जा सकती। झुंड रुक रुक कर रुक जाता है। वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, सींग बाहर की तरफ किए हुए आने वाले के लिए तैयार। भेड़ियों का झुंड घुर्राता है और अपने दांत दिखाता है, धीरे धीरे घेरा तंग करता है। तब बिल्कुल उसी पल जब दुनिया सांस रोके हुए थी, एक गरजदार जोर की पाद खामोशी को तोड़ देती है। दोनों तरफ रुक जाते हैं। सैकड़ों जोड़ी आंखें सब हैरानी से जल रही हैं। एक साथ पश्चिम की दीवार के ऊपर की तरफ मुड़ती है। वहां मैं बाऊ के सर पर बार बार थप्पड़ मार रहा हूं। तुम छोटे शैतान, मैंने तुम्हें सिंघाड़े चुराने से मना किया था, और अब देखो तुमने हमारे साथ क्या कर दिया। गाय सबसे पहले रिएक्ट करती है। उनकी आंखें हम पर टिक जाती है, और दीवार के इस तरफ कोई खाई नहीं है। भेड़ियों की आंखें भी चमक उठती हैं। उन्हें अभी अभी ऐसा शिकार दिखा है जिसे दौड़ते हुए झुंड से कहीं ज्यादा आसानी से पकड़ा जा सकता है। मैं उनकी आंखों में वो नजर देखता हूं और मैं भागता हूं। हथियार अभी गुफा के दरवाजे पर पहुंचो। दीवार अब हमारे लिए बेकार है। आधा मीटर मोटी, 3 मीटर ऊंची, लोगों के खिलाफ बिल्कुल सही। एक पागल गायों के झुंड के सामने ये बिल्कुल अलग कहानी है। झुंड इंतजार नहीं करता, वो हमला करते हैं। अल्फा भेड़िया ब्रेकआउट देखता है और हुक्म देता है, सुअरों को आगे बढ़ाओ, पहला पलटवार करो। सुअर आगे बढ़ते हैं। उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। उनकी संख्या कम है और वह यह जानते हैं, लेकिन वह फिर भी शिकार में अपना हिस्सा चाहते हैं। इसलिए वो वुल्फ पैक के शॉक ट्रूप्स का काम करते हैं। बस आगे खुला मैदान है। इस झुंड को रोकना नामुमकिन है। जो होता है वो ऐसी टक्कर है जैसी इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। कैनबल ट्राइब नदी के दूसरे किनारे पर कैंप लगाती है, और उनके साथ ऐश जितने बड़े जानवर हैं, लंबी घुमावदार सूंड वाले, शायद तुम्हारे इलाके से ज्यादा दूर नहीं। होशियार रहना। और ये कहकर मैं मुड़ता हूं और दीवार के पीछे चला जाता हूं। दोनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। कैनबल ट्राइब बिल्कुल उनके दरवाजे पर। अब अच्छी बातें करने का समय नहीं है। वो सीधा मेरे पास आते हैं अलविदा कहने। उन्हें वापस जाकर तैयारी करनी है। मैं उन्हें रुकने के लिए जोर नहीं देता। मैं उन्हें रास्ते के लिए भारी मछलियों के साथ भेज देता हूं। जाने से पहले मैं मैट्रन ब्लैक विस्कर को कहता हूं, अगर खतरा आए तो ये जगह तुम्हारे लिए खुली है। दोनों बार बार मेरा शुक्रिया करते हैं, फिर अपने लोगों को तेजी से ले जाते हैं। जैसे ही उनकी शक्लें दूर गायब होती है, रिवरस्टोन ट्राइब अपनी शांत रूटीन में वापस आ जाती है। सर्दी के तीसरे पूर्णिमा से एक दिन पहले बर्फ आती है। मोटे भारी टुकड़े जो पूरे एक दिन और रात तक गिरते हैं। खुला मैदान एक गहरी सफेद चादर के नीचे गायब हो जाता है और ईंट पकाना बंद हो जाता है। मैं पेड़ों के पास एक घास के ढेर पर लेटा हूं, सिंघाड़े छील रहा हूं। बाव और ऐश मेरे दोनों तरफ फैले हुए हैं। तब ऐश अपना सर उठाता है, कान पूरे खुले हुए दूर की किसी चीज पर ध्यान लगाए हुए। मैं भी उसे महसूस करता हूं और शांत हो जाता हूं। मिनट से भी कम समय बाद हमारे नीचे जमीन में एक गहरा कंपन आता है। मुझे एक रोशनी दिखती है। दौड़कर बाहर निकलता हूं और पश्चिम की दीवार के पीछे चढ़कर देखने जाता हूं। पश्चिम में एक बहुत भारी शिकार करने वाली सेना, शिकार करने वालों का एक बुरा सपना जैसा गठबंधन, शिकार वाले जानवरों के झुंड पर जोर से हमला कर रहा है। आगे दौड़ते हुए जंगली गाय है, जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। साथ में क्राउन टैग, ऐसे जानवर जिन्हें मैंने सिर्फ म्यूजियम में सजा हुआ देखा था। इस गड़बड़ में फंसकर दर्जनों अल्पाकस उनके साथ दौड़ रहे हैं। उनके पीछे शिकार करने वाले आते हैं, बड़े बड़े टेरर बीक्स और जंगली सुअरों के उमड़ते हुए झुंड। लेकिन सच कहूं तो वो इस खेल में बस छोटे किरदार हैं। इस शिकार करने वाली सेना की असली ताकत भूरे भेड़ियों का झुंड है, मजबूत। मैं दीवार के पीछे खुद को दबाता हूं, मुश्किल से सांस लेते हुए हर हरकत को देखता हूं। ऐश और बाउ चुपचाप मेरे बगल में बैठे हैं, इस नजारे को देखते हुए। शिकार करने वालों के पास आने पर आगे वाला बैल अपने मजबूत झुंड को डेस्परेट होकर पूरब उत्तर की तरफ दौड़ाता है। अल्फा भेड़िया भूखे भेड़ियों को दोनों तरफ से डरावनी तेजी से घेर लेता है। झुंड गरजता हुआ आगे बढ़ता है, सीधा उस खाई वाली नहर में जो मैंने चावल के खेतों के लिए खोदी थी। बाऊ के शरीर का हर बाल खड़ा हो जाता है। ये दुनिया में कहां से आया? आगे वाला बैल परेशान है, खाई पार नहीं की जा सकती। झुंड रुक रुक कर रुक जाता है। वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, सींग बाहर की तरफ किए हुए आने वाले के लिए तैयार। भेड़ियों का झुंड घुर्राता है और अपने दांत दिखाता है, धीरे धीरे घेरा तंग करता है। तब बिल्कुल उसी पल जब दुनिया सांस रोके हुए थी, एक गरजदार जोर की पात खामोशी को तोड़ देती है। दोनों तरफ रुक जाते हैं। सैकड़ों जोड़ी आंखें सब हैरानी से जल रही हैं। एक साथ पश्चिम की दीवार के ऊपर की तरफ मुड़ती है। वहां मैं बाऊ के सर पर बार बार थप्पड़ मार रहा हूं। तुम छोटे शैतान, मैंने तुम्हें सिंघाड़े चुराने से मना किया था, और अब देखो तुमने हमारे साथ क्या कर दिया। गाय सबसे पहले रिएक्ट करती है। उनकी आंखें हम पर टिक जाती हैं, और दीवार के इस तरफ कोई खाई नहीं है। भेड़ियों की आंखें भी चमक उठती हैं। उन्हें अभी अभी ऐसा शिकार दिखा है जिसे दौड़ते हुए झुंड से कहीं ज्यादा आसानी से पकड़ा जा सकता है। मैं उनकी आंखों में वो नजर देखता हूं और मैं भागता हूं। हथियार अभी गुफा के दरवाजे पर पहुंचो। दीवार अब हमारे लिए बेकार है। आधा मीटर मोटी, 3 मीटर ऊंची, लोगों के खिलाफ बिल्कुल सही। एक पागल गायों के झुंड के सामने ये बिल्कुल अलग कहानी है। झुंड इंतजार नहीं करता, वो हमला करते हैं।
अल्फा भेड़िया ब्रेकआउट देखता है और हुक्म देता है, सुअरों को आगे बढ़ाओ, पहला पलटवार करो। सुअर आगे बढ़ते हैं। उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। उनकी संख्या कम है और वह यह जानते हैं, लेकिन वह फिर भी शिकार में अपना हिस्सा चाहते हैं। इसलिए वो वुल्फ पैक के शॉक ट्रूप्स का काम करते हैं। बस आगे खुला मैदान है। इस झुंड को रोकना नामुमकिन है। जो होता है वो ऐसी टक्कर है जैसी इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। जैसे एक धूमकेतु जमीन से टकराए। जंगली गाय हर एक 2 मीटर से ज्यादा ऊंची और 1 टन से ज्यादा वजन की पूरी रफ्तार से सुअरों की लाइन से टकराती है। वो डरावने जंगली सुअर, वो तो एक तलवार के सामने कागज जैसे हैं। आधे मीटर के सींग सुअर के बाद सुअर को फाड़ते हैं, टक्कर पर उन्हें चीर देते हैं। एक ही बार में दर्जनों सुअर हवा में उछल जाते हैं और वो रिवर स्टोन ट्राइब की दीवार से जोर से टकराते हैं। बर्फ की ईंटों की दीवार अपनी मोटाई के बावजूद इस लगातार टक्कर को झेल नहीं पाती और एक गरजदार आवाज के साथ वो गिर जाती है। बाव और ऐश गुफा के दरवाजे की तरफ भागते हैं। इतनी तेजी से पीछे हटते हैं कि वो लगभग अपने पीछे से दरवाजे को बंद कर देते हैं। बचे हुए सुअर इतने डरे हुए हैं कि वो घूमते हैं और अपने गिरे हुए साथियों के ऊपर से सीधा बाड़े में घुस जाते हैं। इस गड़बड़ में गाय भी दीवार तोड़कर अंदर आ जाती है। दोनों तरफ बाड़े के अंदर टकराते हैं और दीवार का जो कुछ बचा था वो सेकंड्स में टूट जाता है। नीले हिरण अपने छप्पर में कांपते हुए क्रॉस फायर में फंस जाते हैं। एक गुजरते हुए सींग से घुसकर भागने से पहले ही मर जाते हैं और मैं बस वहां खड़ा होकर देखता रहता हूं कि मैंने जो कुछ भी बनाया था वो मिनट्स में टूट रहा है। ये किसी एक इंसान की ताकत से बाहर है। मैं बस अपने लोगों को जिंदा रख सकता हूं। इस गड़बड़ में जानवरों का छप्पर गिर जाता है। बांधे हुए नीले हिरण मलबे के नीचे दब जाते हैं। फिर घबराए हुए सुअर और पागल गाय सीधा उनके ऊपर से कुचलते हुए निकल जाते हैं। कितने ही बच सकते हैं उससे। ये मुझे छाती पर चोट की तरह लगता है। हर एक जानवर, मैं उन्हें खुद यहां लाया था। दीवार के बाहर गाय सच में भेड़ियों के घेरे से निकल जाती है, खाई वाली नहर से दूर घूमती है और गुफा के पूर्व उत्तर की पहाड़ियों की तरफ गरजती हुई भाग जाती है। सुअरों के हवा में उछलने की तस्वीर हर भेड़िए के दिमाग में अभी भी ताजा है। कोई भी सामने से रोकने की हिम्मत नहीं करता। वो घेरा बनाते हैं और किनारों से हमला करते हैं। पीछे रह जाने वाले मार दिए जाते हैं। अल्फा भेड़िया पीछा करना बंद कर देता है। खाने का समय। बाड़े के अंदर मैं गुस्से में हूं। हर नीला हिरण जिसे मैंने इतनी मेहनत से वापस लाया था, गायब। अगर मैं अभी इस तबाही से कुछ नहीं बचाता तो यह पूरा नुकसान है। मैं ट्राइब के हर बड़े आदमी को बुलाता हूं। अपने बच्चे तैयार करो। हर सुअर और हर बैल जो अभी भी इन दीवारों के अंदर है, उन सबको मार दो। ये मांस सीधा हमारे हाथों में आ रहा है। हम इसका एक भी पाउंड बर्बाद नहीं होने देंगे। लोग गुफा के दरवाजे पर लाइन लगाते हैं और पीतल के बर्चों का तूफान पागल सुअरों के ऊपर हवा को काला कर देता है। जानवर जहां खड़े हैं वहीं गिर जाते हैं, हर एक बर्चों से भरा हुआ। मैं एल्डर हॉर्न को एक तरफ खींचता हूं। बच्चों को लेकर गुफा के दरवाजे को संभालो। बाकी सब मेरे पीछे उस टूटी हुई जगह की तरफ आते हैं। वहां दर्जनों आधे मरे हुए सुअर इकट्ठे पड़े हैं और वो कहीं नहीं जा रहे। लाइन बनाओ। आदमी आगे, औरतें बिल्कुल पीछे, काम खत्म करने के लिए। हर एक को मार दो, फिर उन्हें अंदर खींच कर ले आओ। मैं आगे बढ़ता हूं, सोने का बर्चा सीधा किए हुए, आंखें पास आते हुए भेड़ियों के झुंड पर टिकी है। रिवर स्टोन के आदमी मेरे दोनों तरफ अपनी जगह लेते हैं। हम एक ही लड़ाई की लाइन में जुड़ जाते हैं, बर्चे उठाए हुए। हमारे पीछे औरतें गिरे हुए सुअरों के बीच से पीतल के बर्चों के साथ एक एक को खत्म करती है। सुअरों की मरने की चीखें और हमारे लोगों की लड़ाई की आवाजें हवा में भर जाती है। शोर भेड़ियों का ध्यान तेजी से खींचता है। अल्फा घुर्राता है और पूरा झुंड शांत हो जाता है। एक नई लड़ाई अभी यहां शुरू होने वाली है। मैं चिल्लाता हूं कि लाइन को मजबूत करो। जो कोई भी भेड़िए को गिराएगा उसे भेड़िए की खाल और एक लंबा धनुष मिलेगा। मैं अभी वादा करता हूं। उन घुर्राते हुए जबड़ों को देखकर मुझे बस खालों का एक पहाड़ अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। अल्फा अपना सर पीछे करता है, एक लंबी तेज चीख और पूरा झुंड लाइन बनाता है और पूरी रफ्तार से टूटी हुई जगह की तरफ बढ़ता है। मैं सबसे पहले हरकत करता हूं। मैं अपना बर्चा सीधा उस भेड़िए की छाती में घुसा देता हूं जो मुझ पर झपट रहा था। एक घिनौने थड़ के साथ खून दूर तक फैल जाता है और वो खतरनाक जानवर जमीन पर गिर जाता है। दोनों तरफ के आदमी अपना पहला वार करते हैं और भूरे भेड़ियों के शरीरों की एक लाइन हमारी फॉर्मेशन के सामने बन जाती है। बाड़े के अंदर बाव और ऐश की वजह से सुअर खत्म कर दिए गए हैं। औरतें अब आजाद लाइन में शामिल होने के लिए दौड़ती है। आगे वाली कतार में आदमियों के बीच की खाली जगहों में घुस जाती है। बाकी औरतें उनके पीछे एक दूसरी कतार बनाती है। बर्चे तैयार है, जो भी आगे आए। कुछ ही पलों में हमारी बर्चे वाली लाइन के सामने की जमीन भेड़ियों की लाशों से ढक जाती है। औरतों के शामिल होने से आगे की कतार दुगनी हो जाने पर भेड़िए हमारे खिलाफ कोई तरक्की नहीं कर पाते। लेकिन भूरे भेड़िए इतने समय तक जिंदा नहीं रहे। वो उससे ज्यादा होशियार है। नजर से दूर अल्फा एक दूसरे ग्रुप को दीवार की तरफ से हमला करने के लिए भेज रहा है, लेकिन वो मुझसे बच नहीं पाता। मेरी नजर उस अल्फा पर पूरे समय थी। मैं दीवार के सबसे पास वाले हिस्से पर चढ़ जाता हूं और ऊपर से मैदान का जायजा लेता हूं। टूटी हुई जगह पर भेड़ियों की लाशें अपनी एक डरावनी छोटी दीवार बनाती है। अल्फा मुझे दीवार पर देखता है, जानता है कि उसकी फ्लैंकिंग मूव देख ली गई है और एक और गुस्से वाली घुर्राहट निकालता है। एक एक करके सबसे बड़े भेड़िए लाशों के ढेर से उछलते हैं और हमारी दूसरी कतार पर हमला करते हैं। यह अचानक की हरकत मेरा पूरा ध्यान खींचती है। मैं चिल्लाता हूं कि आगे वाली कतार आगे बढ़े और खाली जगह को बंद करे। बिल्कुल उसी पल दक्षिण की दीवार से एक भेड़िए की दर्द भरी चीख गूंजती है। बाव अंदर है।
अपनी भारी सूंड को एक डंडे की तरह घुमाता हुआ हर उस भेड़िए को नीचे गिरा रहा है जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऐश एक नजर देखता है और वही करता है। वह दोनों साथ साथ लड़ रहे हैं। आगे की लाइन टिकी रहती है। अल्फा देखता है कि सामने से हमला कहीं नहीं जा रहा और रुकने का हुक्म देता है। उसकी सारी उम्मीदें अब फ्लैंकिंग ग्रुप पर टिकी है। तब एक ताकतवर भेड़िया अपने एक साथी की पीठ से धक्का देता है। हवा में उछलता है और लगभग 3 मीटर ऊंची दीवार के ऊपर से निकल जाता है। एक तीर कहीं से भी तेजी से आता है और भेड़िए के गले में घुस जाता है। उसके पीछे लाइन लगाए हुए भेड़िए जोर से झिझकते हैं। फिर तीर तेज और सही आते हैं और फ्लैंकिंग की कोशिश नाकाम हो जाती है। अल्फा मैदान के दोनों तरफ देखता है। कोई रास्ता नहीं है। वो फिर से हमला नहीं करेगा। जमीन हिला देने वाली चीख और झुंड पीछे हट जाता है। वह बाहर बिखरी हुई गायों की लाशों की तरफ वापस मुड़ते हैं। और बस यही है। उन्हें जाने देना ऐसी चीज नहीं है जो मैं करने के लिए तैयार हूं। खासकर अपने हर एक नीले हिरण को खोने के बाद। मैं आदमियों को पहरे पर रखता हूं और औरतों को टूटी हुई जगह से भेड़ियों की लाशों को अंदर खींचने का काम देता हूं। कुछ और लोगों को लकड़ी और चर्बी से मशाले बनाने के लिए भेजा जाता है। मैं एल्डर हॉर्न को कहता हूं कि रिजर्व में जितने भी तीर हैं सब बाहर लाए। 10 मिनट बाद बाव की पीठ पर ट्राइब की हर मशाल लदी हुई है। ऐश मेरे तीरकश को अपने गले में पहने हुए है और मैं उसकी पीठ पर हूं। बड़े लोग हमारे पीछे हैं। हाथ में मशाल और बर्छे लिए गायों की लाशों की तरफ जा रहे हैं। हम सबसे पास वाली लाश तक पहुंचते हैं और मैं तेज तीरों से कई भेड़ियों को गिरा देता हूं। बाकी बिखर जाते हैं। हम अंदर जाते हैं। जानवर के सर के चारों तरफ रस्सी लपेटते हैं और बाव और ऐश से उसे वापस खिंचवाते हैं। हम बार बार जाते आते हैं। हर बार जब हम वापस आते हैं तो लकड़ी का एक और लोड लाते हैं। भेड़ियों ने देख लिया है कि पीतल के बर्छे और तीर क्या कर सकते हैं। उसमें आग भी जोड़ दो और वह बस हमें अपना शिकार ले जाते हुए देख सकते हैं। दूर से गायों को खा रहे टेरा बीक्स भी नहीं बच पाते। मैं उन सबको लंबी दूरी के तीरों से गिरा देता हूं। सब हमारा। एक कोने में धकेल दिए जाने पर भेड़िए अपना ध्यान खाई वाली नहर में अभी भी जिंदा जानवरों की तरफ मोड़ते हैं। उनके कुछ करने से पहले नहर के किनारे की पूरी लंबाई में आग भड़क उठती है। उनके सारे विकल्प खत्म हो गए। नहर के किनारे मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। मशाले उठाए हुए ये देख रहा हूं कि हमारे पास क्या है। खाई वाली नहर में फंसे हुए 36 अल्पाकास, 28 क्राउन स्टैग्स, हर साइज की 47 गाय, साथ में 7 या 8 भेड़िए कुचलकर मरे हुए और एक मोर जिसका पैर टूटा हुआ है। 1 घंटे से ज्यादा की मेहनत के बाद बाहर पड़ी हर लाश दीवार के अंदर खींच कर ले आई गई है। अब तक गहरी रात हो चुकी है। सबको चलते रहने के लिए कुछ औरतें एक सूअर काटती है और देर रात का खाना बनाती है। हर आदमी के लिए भुने हुए मांस का एक मोटा टुकड़ा, अनलिमिटेड शोरबा। सर्दी के 3 महीने में किसी ने भी पहला ताजा बना हुआ खाना खाया है। आग की रोशनी में हर चेहरा मुस्कुरा रहा है। आदमी देर रात तक बातें करते और हंसते हैं। जब तक खाना खत्म होता है सुबह हो चुकी है। मैं बड़े लोगों को 4 टीमों में बांट देता हूं। लोग दीवार के ऊपर घूमती हुई पहरे की ड्यूटी पर, कुछ लोग दीवार और बाड़े की मरम्मत पर और बाकी लोग औजारों के साथ मेरे पीछे बाहर आते हैं। पहले मैं उनमें से 6 को काम देता हूं। खाई वाली नहर के उत्तर की तरफ से एक ढलान बनाओ। बस इतनी चौड़ी कि एक जानवर ऊपर चल सके, इतनी चौड़ी नहीं कि घूम सके। बाकी लोग मेरे निर्देशन में एक लकड़ी का चूट बनाते हैं। कोई भी जानवर जो ढलान से ऊपर आता है वो सीधा एक तंग लकड़ी के रास्ते में चला जाता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं एक पोर्टेबल अंगीठी लाता हूं, कोयला जलाता हूं और 2 तांबे के हुक गर्म होने के लिए रखता हूं। सब कुछ तैयार होने पर मैं किसी से चारे का एक गट्ठा नहर के किनारे ले जाने को कहता हूं ताकि जानवरों को ढलान की तरफ लाया जा सके। ठंडे और भूखे शाकाहारियों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वह घास की खुशबू सूंघते हैं वह ढलान से ऊपर चढ़कर पक्की जमीन पर आ जाते हैं। एक बार जब वह ऊपर आ जाते हैं तो बाकी सब आसान है। कुछ लोग उनके गलों में रस्सी लपेटते हैं और उन्हें सीधा बाड़े में ले जाते हैं बांधने के लिए। ढलान से ऊपर आने वाला आखिरी एक बैल है और जैसे ही उसका सर ऊपर आता है कई लोग उसे डंडों से आगे और पीछे से रोक देते हैं। मैं लाल गरम तांबे का हुक उसकी नाक से घुसा देता हूं और छल्ला फिट करता हूं। वह पागल बैल तुरंत एक बटेर जितना शांत हो जाता है। काम दोपहर तक चलता रहता है जब तक हर जानवर जिंदा या मरा हुआ नहर से बाहर नहीं निकल जाता और उसका हिसाब नहीं हो जाता। 3 प्रजातियों के 97 जानवर जिंदा पकड़े गए। मरी हुई गाय, जंगली सुअर, क्राउन स्टैग्स, भूरे भेड़िए और टेरर बीक्स तीरों से गिरा दिए गए और छप्पर से हर एक नीला हिरण क्रॉस फायर में फंस गया। एक भी नहीं बचा। इस सब में एक चमत्कार यह रहा कि खरगोश का बाड़ा बिना किसी खरोंच के बच गया। शाम होने तक हर टूटी हुई और खराब जगह की मरम्मत हो चुकी है। तीनों दीवारों पर ईंटों की 5 और परतें जोड़ दी गई हैं। अब कोई भेड़िया उस पर से नहीं कूदेगा। दीवार के अंदर खुला मैदान जलती हुई लकड़ी की चटपटाहट और हंसी की आवाज से भर जाता है। लोग आग की रोशनी में काम करते हैं। बच्चे उनके बीच दौड़ते हुए भुने हुए मांस के टुकड़े हिलाते हैं। ऐसे गाने गाते हैं जो मुझे अभी भी समझ नहीं आते। मैं इस सब के बीच खड़ा हूं। ऐसे लोगों को देखता हूं जो एक दिन से ज्यादा से सोए नहीं है और फिर भी रुक नहीं रहे और मुझे एक शांत बेचैनी महसूस होती है। सर्दी को मुश्किल से 1 महीना बचा है। जब बर्फ पिघलेगी तो हम इस सारे मांस का क्या करेंगे? खाल उतारने और मांस काटने का काम आधी रात तक चलता रहता है। लोग लाल आंखों वाले और थके हुए हैं और उनमें से कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। आखिर में मुझे उन्हें सोने का हुक्म देना पड़ता है। अगली सुबह मुश्किल से आधी रात की नींद के बाद सब लोग पूरी ऊर्जा के साथ उठकर काम पर लग जाते हैं। मैं उन्हें वापस काम पर लगाता हूं। फ्लिंट,
चर्प और स्किप को लेकर गायों के नाक के छल्ले बनाने जाता हूं। आदमी 2 छोटे गड्ढे खोदते हैं, उन्हें राख के पानी से भरते हैं और जानवरों की खालों को भिगोना शुरू करते हैं। बाकी लोग मांस पर काम करते रहते हैं। टिम्बर एक छोटे ग्रुप को गायों के सींग और रगों को अलग करने के लिए ले जाता है। पुरानी बोल्ट कैप ट्राइब के 3 बड़े आदमियों को बुलाता हूं और पूछता हूं कि वो अपना नमक कहां से लाते थे। हमें वो हमारी गुफा के अंदर एक छोटे छेद से मिलता था। हम बच्चों को अंदर भेजते थे उसे बाहर लाने के लिए। अच्छा जवाब। अगली बार जब हम ढूंढने जाएंगे तुम रास्ता दिखाओगे। पश्चिम के जंगल में वुल्फ पैक अभी भी छुपा हुआ है, इसलिए मैं अभी नमक लेने जाने का प्लान रोक देता हूं। इस बीच मैं अपने नमक के रिजर्व का हर आखिरी टुकड़ा बाहर निकलवाता हूं और ट्राइब को सूखा मांस और सूखी सॉसेज बनाना सिखाना शुरू करता हूं। इधर चीफ विस्कर और मैट्रन ब्लैक विस्कर दौड़ते हुए अपनी ट्राइब में वापस पहुंच गए हैं। दोनों मेरी चेतावनी को गंभीरता से लेते हैं। उन दोनों के बीच एक छोटी मीटिंग के बाद वह एक फैसले पर पहुंचते हैं। चीफ विस्कर मजबूत शिकार पार्टी को पश्चिम ले जाता है, यह देखने के लिए कि मैंने जो कहा वो सच है या नहीं। मैट्रन ब्लैक विस्कर पीछे रहती है और औरतों को एक डिफेंसिव बाड़े की दीवार बनाने के लिए संगठित करती है। वो रिवर स्टोन ट्राइब के विचार की नकल भी करते हैं। एक दरवाजा जो लकड़ी के डंडों और पत्थर के बर्चों से बना है। आग के चारों तरफ ट्राइब के लोग अपने नए व्यापार किए हुए मिट्टी के बर्तनों में शोरबा बनाते हैं, खाते हैं और आपस में फुसफुसाते हैं। जो ट्राइब ऐसे बर्तन बना सकती है वो कितनी ताकतवर होगी। काश हम खुद रिवर स्टोन ट्राइब में शामिल हो पाते। यह बातें मैट्रन ब्लैक विस्कर के कानों तक पहुंचती हैं। वो रिएक्ट नहीं करती, बस अपनी आंखें बंद करती है और मेरे शब्दों को अपने दिमाग में बार बार घुमाती है। रिवर स्टोन ट्राइब में शामिल हो जाओ और तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। तुम्हारे पास इतनी खालें होंगी जितनी तुम पहन भी नहीं पाओगे और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह। तभी चीफ विस्कर अपनी पार्टी के साथ वापस आता है। वह टेंट में आता है, हाथ में इंसानी हड्डियों के हार की एक लंबी लड़ी लिए हुए। हमें ये जमी हुई लाशों पर मिले। बहुत सारे जंगल में। मैट्रन ब्लैक विस्कर धीरे से सर हिलाती है। ये सच है। एक लंबे पल तक उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता। एक लंबी खामोशी के बाद वह बोलती है, मैंने ट्राइब से पिछले 2 दिनों से दीवार बनवाई है, लेकिन अगर कैनिबल ट्राइब सच में हमला करती है वह नहीं टिकेगी। एक बच्चा भी उस बाड़े पर चढ़ सकता है। मैट्रन ब्लैक विस्कर एक लंबी सांस छोड़ती है। फिर हम और पहरेदार लगाते हैं और औरतों और बच्चों को हथियार बनाने को कहते हैं। अगर वह दिन आता है और हम उन्हें रोक नहीं पाते तो हम तब उससे निपट लेंगे। काश हमारे पास और लोग होते। चीफ विस्कर सर हिलाता है, आधा खड़ा होता है काम देने के लिए, फिर रुक जाता है। मैं हमें और लोग दिला सकता हूं। मैं हमें और लोग दिला सकता हूं। मैट्रन ब्लैक विस्कर की आंखें खुल जाती हैं। अभी बताओ, तुम्हें बर्ड ट्राइब याद है? उन्हें भी यह मिट्टी के बर्तन उतने ही चाहिए होंगे जितने हमें थे। हम उन्हें बर्तन व्यापार करते हैं। रिवर स्टोन ट्राइब हमारे साथ व्यापार करती है। एक मिट्टी का बर्तन 2 लड़कों के बदले या एक भारी औरत के बदले। हम बर्ड ट्राइब को दुगना ऑफर करते हैं। एक बर्तन 2 औरतों या 4 लड़कों के बदले। फिर हम उन लोगों को ले जाते हैं और सही संख्या रिवर स्टोन ट्राइब को व्यापार करते हैं। जो एक्स्ट्रा है वो हमारे पास रहते हैं। मैट्रन ब्लैक विस्कर एक भारी मुस्कुराहट में टूट जाती है। तुम व्यापार से ऐसा कर सकते हो। तुम छोटे होशियार चूहे। मैं भी नदी के दूसरे किनारे पर यह कभी नहीं देख पाता। स्टोन एज का पहला मिडिल मैन अभी पैदा हुआ था। करो, कुछ लोगों को लेकर अभी बर्ड ट्राइब की तरफ जाओ। जो मिट्टी के बर्तन हमारे पास पहले से हैं उनका इस्तेमाल करो। चीफ विस्कर जल्दी से सर हिलाता है और तैयार होने के लिए सीधा बाहर चला जाता है। रिवर स्टोन ट्राइब में वापस मैं अभी भी भेड़ियों की समस्या को अपने दिमाग में घुमाता हूं। झुंड कई दिनों से जंगल में नहीं दिखा है। हमारा नमक का स्टॉक लगभग 1 महीने का बचा है। उनका इंतजार करना कोई प्लान नहीं है। मैं हर तरह से सोचता हूं। बाहर जाकर लड़ना नामुमकिन है। बहुत कम लोग लेकर जाना सीधा भेड़ियों के जबड़ों में चलने जैसा होगा। तब गुफा के बाहर से स्प्राउट की छोटी आवाज बीच में आती है, रुक जाओ। मैंने कहा हिलना बंद करो। फ्लिंट और ऑक्सक्स एक जंगली बैल को नाक का छल्ला पहना रहे हैं और बैल साथ नहीं दे रहा है। छोटा स्प्राउट उसके पीछे खड़ा है। एक कांटे वाली बेल को ऐसे चला रहा है जैसे वह जगह उसकी हो। बैल के पीछे थप्पड़ मार रहा है। कुछ समझ आता है। मैं जोर से हंसता हूं और इससे पहले कि मैं पूरी तरह सोच पाता मैं कांटे वाली बेलें इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल चुका हूं। बेलें लगभग उंगली जितनी मोटी हैं, घने कठोर कांटों से ढकी हुई है। एक जानलेवा जाल के लिए बिल्कुल सही कच्चा माल। मैं उन्हें कुल्हाड़ी से अंगूठे जितने टुकड़ों में काटता हूं, फिर उन्हें ठंडे पानी में डुबो देता हूं जमाने के लिए। एक बार जब हर टुकड़े को बर्फ की परत घेर लेती है, कांटे और सब कुछ अंदर बंद हो जाते हैं। बाहर की तरफ चर्बी की एक मोटी परत लगा देता हूं। जैसे ही एक भेड़िया इनमें से एक को निगलता है, उसके पेट में बर्फ पिघल जाती है। कांटे वाली बेल खुल जाती है और काम खत्म। बचने का कोई रास्ता नहीं। उस दोपहर मैं ऐश पर बैठकर जंगल के किनारे तक जाता हूं और कुछ जानवरों का कचरा तोहफे के रूप में फेंक देता हूं। पहले उन्हें कुछ अच्छा दो, उन्हें आराम दो। जब मैं शाम को वापस आऊंगा तो अगला डिलीवरी बिल्कुल अलग होगा। कांटे वाली बेलें अपनी बर्फ और चर्बी की परत में पश्चिमी जंगल के किनारे पर बिखरी हुई है। अब बस इंतजार करना है। सर्दी खत्म होने वाली है। जरूरी काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन बसंत में खेती और नमक इकट्ठा करना सबसे ऊपर है। पुराना हल नीले हिरणों के लिए बनाया गया था जो अब हमारे पास गायों से कहीं ज्यादा छोटे थे। वो बेकार है। मेरे दिमाग में एक नया डिजाइन बनने लगता है। एक लकड़ी का ढांचा जिसमें 2 हल्के ब्लेड बगल बगल में लगे होंगे। इधर चीफ विस्कर, जो दोनों तरफ खेलने का उस्ताद है, अपने पहले बिजनेस वेंचर पर निकलता है।
बर्ड ट्राइब में 230 से ज्यादा लोग हैं और उनका इलाका बड़े बड़े सिंघाड़े के बगीचों से ढका हुआ है। सिंघाड़े इतनी भारी ट्राइब के लिए खाने का मुख्य हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने लोगों को भूखे मरने से बचाया है जब शिकार कम होता है। उनकी बस्ती ब्लैक विस्कर ट्राइब के दक्षिण में है। ना पास ना दूर, एक पूरे दिन की पैदल यात्रा। चीफ विस्कर 10 मजबूत आदमियों के साथ निकलता है। एक पूरे दिन बाद वो बर्ड ट्राइब पहुंचते हैं, बिल्कुल तब जब रात का खाना बनाया जा रहा होता है। चीफ बर और निशम नए आए लोगों को एक नजर देखते हैं और उनका खून खौल उठता है। सर्दी के 3 महीने अंदर हर ट्राइब का स्टॉक खाली हो चुका है। वो खुद को मुश्किल से खिला पा रहे हैं। अभी आने की क्या हिम्मत है। चीफ विस्कर तुरंत माहौल समझ जाता है। मुस्कुराते हुए वह बताता है कि वह उनका खाना खाने नहीं आया है और अपने आदमियों से अपना सामान निकलवाता है। चीफ बर का चेहरा थोड़ा नरम पड़ता है, उन्हें अंदर ले जाता है। बस्ती आधे जमीन के अंदर बने मिट्टी के घरों का एक झुंड है जो रिवर स्टोन ट्राइब के किल से आकार में बिल्कुल अलग नहीं है। आधा जमीन में दबा हुआ, जमीन के ऊपर टहनियों का एक गुंबद मोटी मिट्टी से बंद, ऊपर एक छोटा धुआं निकालने का छेद। जैसे ही चीफ विस्कर अंदर कदम रखता है, उसकी आंखें सीधा बीच की आग पर जाती है। बर्ड ट्राइब के लोग सिंघाड़े और सूखा मांस भून रहे हैं। उसका दिमाग पहले ही हिसाब लगा रहा है। बिल्कुल शांत होकर वह अपने आदमियों से आग पर एक मिट्टी का बर्तन रखवाता है और कमरे के बीच में ही अपना मांस का शोरबा बनाना शुरू करता है। चीफ बर मिट्टी के बर्तन से अपनी आंखें नहीं हटा पाता। फिर वह सुनता है कि यह सर्दी में गर्मी भी देता है और खाने को ज्यादा देर तक चलाता है, और उसकी दिलचस्पी और तेज हो जाती है। सर्दी का खाना खत्म होने पर खाने को बचाना सब कुछ है। जैसे ही कीमत की बात आती है, वह आपस में लड़ने लगते हैं। चीफ विस्कर सिर्फ मिट्टी के बर्तन लाया था, पानी के घड़े या कटोरियां तुलना के लिए नहीं। बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के चीफ बर कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाता और उसे लगता है कि उसे लूटा जा रहा है। कड़ी मोल भाव के बाद वह एक कीमत पर सहमत होते हैं। एक मिट्टी का बर्तन 3 लड़कों के बदले या एक औरत और एक लड़के के बदले। चीफ विस्कर का दिमाग पहले ही हिसाब लगा रहा है। उसे लड़ने वाले चाहिए सिर्फ लड़के। औरतें चीजों को धीमा करती हैं। वह सोचता है ये लड़के सिर्फ 10 या 11 साल के हैं, लेकिन ट्राइब के हिसाब से वह 1 या 2 साल में बड़े हो जाएंगे। थोड़ी ट्रेनिंग और वह लड़ने के लिए तैयार है। चीफ बर्ग खुश नहीं है। इतने सारे ताकतवर नौजवान लोगों को एक साथ व्यापार करना एक भारी ट्राइब के लिए भी ये एक चोट है जो महसूस होती है। तो वह सहमत होते हैं। इस बार सिर्फ लड़के, भविष्य के व्यापार में औरतें शामिल होनी चाहिए। चीफ विस्कर उत्साह से सर हिलाता है, सब कुछ मान जाता है। अगली सुबह चीफ विस्कर 5 मिट्टी के बर्तन पीछे छोड़ता है, अपने 15 लड़कों को इकट्ठा करता है और ब्लैक विस्कर ट्राइब की तरफ घर चला जाता है। उसके चेहरे पर बहुत संतुष्टि का भाव है। सर्दी लगभग खत्म होने वाली है। उसका दिमाग पहले ही अगले कदम पर है, रिवर स्टोन ट्राइब के साथ व्यापार, और वह उसे जल्दी से करना चाहता है। रिवर स्टोन ट्राइब में वापस माहौल में बिजली सी है। अपने घर की रक्षा के लिए दिल दहला देने वाली लड़ाई के बाद ट्राइब के हर सदस्य ने शानदार तरीके से लड़ाई की। लड़ाई से पहले मैंने जो इनाम वादे किए थे उनमें से हर एक आज दिए जा रहे हैं। भेड़ियों की खालें मोटी और गर्म ट्राइब के हर बड़े आदमी को मिलती है, आदमी और औरतें दोनों को। पीतल के गहने कम है, लेकिन मैं कुछ नहीं रोकता। आदमियों को खास बने हुए पीतल के बटन मिलते हैं, छोटे, लेकिन वो एक मेडल का वजन रखते हैं, बहादुरी का निशान। औरतों को अच्छे बने हुए पीतल के हेयर पिन्स मिलते हैं। हर चेहरा खिल उठता है, लेकिन वह चीज जो पूरी ट्राइब को पागल कर देती है वो यह है, हर आदमी को एक लंबा धनुष मिलता है। उन्होंने देखा है कि ये क्या कर सकते हैं। नया स्टैंडर्ड लंबा धनुष डेजर्ट जूजू की लकड़ी से बना है, घना और शानदार लचीलापन वाला, पटसन के रेशे से बंधा हुआ जो तनाव में टूटना लगभग नामुमकिन है। पूरी खिंचाई की लंबाई 1.75 मीटर है, जो ज्यादातर ट्राइब के सदस्यों की ऊंचाई और ताकत से मिलती है। हर शॉट के पीछे की ताकत डरावनी से कम नहीं है। हमारे पास लकड़ी और औजार है। मैंने सोचा था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन आसान होगा। असली काम पर हाथ डालने से मुझे सही पता चला। पहली मुश्किल जो हमें मिली, लकड़ी को प्रोसेस करना। मटेरियल के स्टैंडर्ड्स बहुत मुश्किल है। डेजर्ट जुजूबे में सैपवुड और हार्टवुड का अनुपात 1 से 2 होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ एक भारी लकड़ी की आरी है जिसे 2 लोग खींचते हैं। छोटे काम के लिए बिल्कुल बेकार। छोटी शाखाएं और टहनियों को ठीक से काटती है। लकड़ी के बड़े टुकड़े बिल्कुल अलग बात है। मैं बहुत देर तक सोचता हूं और आखिरकार एक याद ताजा होती है। एक औजार जो मैंने बचपन में देखा था, बोसो। दिमाग में एक साफ तस्वीर के साथ मैं काम को तेजी से बांट देता हूं। फ्लिंट हर किनारे पर छेद वाली आरी का ब्लेड बनाता है। पोर्टर लकड़ी का एच फ्रेम बनाता है। दोनों ही हुनरमंद कारीगर हैं। ऐसा छोटा औजार बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं अपनी समस्या की तरफ मुड़ता हूं। कच्ची लकड़ी पर सीधी लाइन कैसे बनाएं? पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है स्नैप लाइन। पुरानी बुद्धिमत्ता, आसान और परफेक्ट। 2 बिंदु, 1 लाइन, हो गया। ट्राइब के पास पटसन की रस्सी है, लेकिन स्याही एक अलग कहानी है। समय कम है और मुझे अभी स्याही चाहिए। मैं हर उस चीज को खोदता हूं जो मुझे पता है कि पुराने लोग इसे कैसे बनाते थे। पाइन सूट स्याही तेल से भरी पाइन के पूरी तरह से ना जलने पर बचे हुए अवशेष से बनती है। भट्टी बनाने या धुआं निकालने की जरूरत नहीं। एक आसान ईंटों का चूल्हा काफी होगा। मैं पाइन की टहनियों को जलाता हूं और तुरंत मोटा काला धुआं उठता है। थोड़ी देर में ऊपर की ईंटें काली हो जाती हैं। मैं कालिक को ध्यान से खुरचता हूं, उसे पानी के साथ मिलाकर एक मोटा काला पेस्ट बनाता हूं और पटसन की रस्सी को उसमें भिगो देता हूं जब तक वह पूरी तरह से भीग ना जाए। फिर उसे कसकर खींचता हूं। एक आसान स्नैप लाइन, रील की जरूरत नहीं। हाथ से स्नैप करना ठीक काम करता है। पोर्टर और मेरे हाथ शुरू से आखिर तक स्याही से काले हो जाते हैं।
काम में गहरा डूबा हुआ था जब फ्लिंट और पोर्टर दौड़ते हुए आते हैं, हाथ में नया बना हुआ बोसॉल लिए हुए, मुश्किल से अपनी उत्तेजना को रोके हुए। मैं लगभग 70 सेंटीमीटर की आरी लेता हूं और उसे एक बार खींचता हूं। लकड़ी का बुरादा उड़ता है, स्नैप लाइन कटाव में गायब हो जाती है, जैसे ब्लेड लकड़ी के टुकड़े की लंबाई में सीधा और सही चलता है। नतीजा मेरी उम्मीद से बेहतर है। मैंने तुरंत 20 और बनाने का हुक्म दिया। उत्पादन को इतना तेज करने पर हमें और तांबे की जरूरत पड़ेगी, जिसका मतलब है फिर से खनन। और खनन के बारे में सोचने से मेरा दिमाग एक नई चीज की तरफ बढ़ता है। एक नाव, एक फ्लैट बॉटम पंट, बिल्कुल सही। खान यहां से नदी के ऊपर की तरफ है। पैदल जाने में दिन का ज्यादातर हिस्सा लग जाता है। सामान ढोने वाले जानवर धीमे होते हैं, वह थक जाते हैं और कुछ इलाकों में वह गुजर ही नहीं पाते। इसे तेज करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर हम मोल्ड ट्री होलो ट्राइब की जगह पर एक नाव लोड करते हैं और धारा के साथ नीचे की तरफ जाते हैं, तो हम 1 घंटे से भी कम समय में वहां पहुंच जाते हैं, पूरे भारी लोड के साथ। जो पंट मेरे दिमाग में है उसमें बोनस्टोन पर थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़ है। एक फ्लैट स्क्वायर बॉटम खासतौर पर अंदरूनी नदी के काम के लिए बनाया गया है। यहाँ नदी की गहराई बहुत बदलती रहती है। इसका नीचे का हिस्सा सीधा है, इसलिए ये ज्यादा अंदर नहीं जाती। ये कम पानी में भी ठीक से तैरती है, कभी अटकती नहीं। सुरक्षा और चलाने में दोनों में बहुत अच्छी है। नदी की चौड़ाई देखकर मैंने इसका साइज 3 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा रखा है। ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात इसको ठीक से और तेजी से चलने में मदद करेगा। इसकी नीचे की बॉडी को मजबूत किया जाएगा 2 लंबी लकड़ियों और 7 यू शेप के कील से। सब चीड़ की लकड़ी से बने हैं, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले। इसकी बॉडी की लकड़ी जंगल के बेर के पेड़ के अंदर वाले हिस्से से आई है। पेड़ की बाहर की नरम लकड़ी लंबे धनुष बनाने में काम आती है। पेड़ का हर हिस्सा इस्तेमाल होता है, अलग से चप्पू बनाने की जरूरत नहीं। हमारे कांसे के बेलचे 3 काम करते हैं, चप्पू, हथियार और औजार, सब एक ही में। हर दिन कबीला मुझे कुछ नया बनाते हुए देखता है। सबको बहुत उत्सुकता होती है। सिर्फ पुराने पेड़ के अंदर रहने वाले कबीले के लोगों को थोड़ा अंदाजा है कि ये क्या बन रहा है। उन्होंने मुझे एक बार टहनियों से एक छोटा घर बनाते देखा था और ये सीधे नीचे वाली नाव भी उसी सोच पर बनी है। उस शाम हम सब काम में लगे थे, तभी पहरे पर खड़े फेदर ने जोर से चिल्लाया, पूर्वी नदी से लोग आ रहे हैं, लगता है ब्लैक विस्कर कबीला है, सीधे हमारी तरफ आ रहे हैं। मेरा दिल थोड़ा घबरा गया, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं जल्दी से दीवार पर चढ़ गया देखने के लिए। ये चीफ विस्कर है, 10 बड़े लोग और 10 लड़के तेजी से आ रहे हैं। मैं सोच में पड़ गया। ब्लैक विस्कर कबीला मुश्किल से 150 लोगों का है। ये इतने बड़े लड़के कहां से आए? वो कबीले के लोग जिन्हें हमने पहले ब्लैक विस्कर कबीले से लिया था। चिल्लाने की आवाज सुनकर खुश हो गए। सोचा कि शायद और सौदा है या उनके परिवार वाले आए हैं। वह दौड़ते हुए बाहर आए, चेहरों पर उम्मीद थी। लोगों के बीच जानी पहचानी शक्ल ढूंढ रहे थे। चीफ विस्कर के पीछे चल रहे बर कबीले के लड़के पूरी तरह से उलझे हुए थे। उन्हें बस इतना पता था कि उनके चीफ ने उन्हें 5 पत्थर की सिलों के बदले बेच दिया है। उन्हें पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन ज्यादा शिकायत नहीं थी। वो बस पीछे पीछे चलते रहे। चीफ विस्कर दरवाजे पर पहुंचा। उसने अपनी गर्दन उठाकर दीवार को देखा जो पहले से ऊंची थी। फिर उसने अंदर की तरफ झांका। 180 से ज्यादा जानवर, सूखे गोश्त के बड़े बड़े ढेर, 100 से ज्यादा खींची हुई खाल। उसकी आंखें बाहर निकलने को थी। अगर उसने मेरा सोने का ताज ना देखा होता तो वो सोचता कि वो गलत जगह आ गया है। उसने मुश्किल से थूक निकला, ये रिवर स्टोन कबीला है, मैं चीफ विस्कर हूं। मैं यहां मिट्टी के बर्तन लेने आया हूं। मैंने उस ग्रुप को देखा और बिना कुछ कहे जाने दिया। ये आम नियम है, अंदर आने से पहले हथियार जमा करने होंगे। मैंने किसी को मिट्टी के बर्तन लाने भेजा और चीफ विस्कर को ध्यान से देखता रहा। वो मेरी एक बात भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। उसने मासूमियत का नाटक किया और आसपास की चीजें देखने में लग गया। सच कहूं तो जितने ज्यादा लोग वह मेरे पास लाएगा उतना अच्छा है। उन्हें बड़ा करो और वह काम करेंगे। मिट्टी के बर्तन के बदले आने वाले काम करने वाले लोग, ये सौदा मैं हमेशा करूंगा। फैंग और स्टोन 5 मिट्टी के बर्तन लाए। सौदा साफ और सीधा था। 10 लड़के 5 बर्तन के बदले। शाम हो रही थी और बाहर भेड़ियों की हलचल बढ़ रही थी। मैंने चीफ विस्कर के ग्रुप को रात रुकने का ऑफर दिया। वापस जाने से पहले मैंने उसे गुफा की तरफ खींच लिया और कबीले को बुलाया। आज रात स्टू बनेगा, अच्छी मेहमान नवाजी। पर कबीले के 10 लड़कों का सौदा हो गया था। उन्हें ठीक से पता भी नहीं चला कि ये कैसे हुआ, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड, इतना गोश्त जितना उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। गाय और बड़े बड़े हिरण जो इंसान से भी ऊंचे थे और 2 मैमथ। हैरानी और अद्भुतता दोनों उन पर छा गए। शायद यही वह जगह थी जहां वो रहना चाहते थे। मैंने एल्डर हॉर्न से कहा कि उन्हें ठीक से बसाओ, भाषा सिखाओ, अच्छी आदतें सिखाओ और कबीले के काम करने का तरीका बताओ और जितना चाहे खाओ। इस कबीले के पास बहुत खाना है। लड़कों को लगा जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी अच्छी बात कभी नहीं सुनी। बर कबीले में भूख हमेशा रहती थी। बच्चे हर टुकड़े के लिए लड़ते थे। अगर तुम लड़ने के लिए मजबूत नहीं थे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता था। यहां सब कुछ अनंत है। खुशबूदार शोरबा, उबले हुए गोश्त के बड़े टुकड़े, कटोरी पर कटोरी, वो खाते ही जा रहे थे। मैं ज्यादा देर तक नहीं देख सकता था। मैं बीच में आया और उन्हें रोका। मुझे यह नहीं चाहिए था कि वह अपनी पहली रात ही इतना खा ले कि मर जाए। हमारे पास बहुत है, लेकिन हम बर्बाद नहीं करते। और भी खाना मिलेगा, बहुत सारा।
खाने के बाद चीफ विस्कर के ग्रुप को अंदर बने ईंटों के घरों में ले जाया गया। चीफ विस्कर सोया नहीं, वह मेरे साथ दीवार पर पहरा दे रहा था। उसकी आंखें अंदर रखी भेड़ियों की खालों पर घूम रही थी। एक कबीला जो इतने भेड़ियों को मार सकता है, उसकी तुलना उसके लोगों के काम से नहीं की जा सकती। उसका कबीला थोड़े से लोगों का सौदा करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है, जबकि रिवरस्टोन कबीला यहां बैठा है और नए सदस्य उसके दरवाजे पर आ रहे हैं। गर्म शोरबे के साथ उसने लंबी सांस ली और सोने चला गया। रात के दूसरे हिस्से में टिम्बर और फैंग ने पहरा संभाला। मैंने उनसे भेड़ियों के बारे में पूछा। टिम्बर ने बताया कि 2 रातें पहले जंगल के किनारे पर अभी भी बहुत सारे भेड़िए घूम रहे थे। अंधेरे में बहुत सारी हरी आंखें दिख रही थी। फैंग ने आगे बताया, पिछली रात मुश्किल से कुछ थे, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12। मैं मुस्कुराया। मैंने आधी रात पहरा दिया और एक भी भेड़िया बाहर नहीं देखा। जंगल का किनारा बिल्कुल शांत था। लगता है झुंड जाल में फंस गया है। सूरज निकलते ही हम अंदर जाकर देखेंगे कि क्या मिला है। शायद बहुत सारी खालें और गोश्त मिलेगा। अगली सुबह हमने चीफ विस्कर के ग्रुप को विदा किया और मैंने 30 बड़े लोगों की एक टीम बनाई। हमने जल्दी खाना खाया और पश्चिम की तरफ जंगल में चल दिए। बाओ और ऐश भी साथ आए और उनमें से कोई भी कई दिनों से बाहर नहीं निकला था। उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया, अपनी पूंछ हिलाते हुए और अपनी सूंड हर चीज पर रगड़ते हुए चल रहे थे। हम जंगल के किनारे पर पहुंचे और देखा कांटों के घेरे गायब थे। बर्फ खुदी हुई थी और हर जगह भेड़ियों के पैरों के निशान थे। मुझे थोड़ी राहत मिली, वह जाल में फंस गए थे। अब सवाल यह था कितने। मैंने ग्रुप को इशारा किया। सबने अपना भाला पकड़ा, बिना कुछ कहे लाइन में लग गए और मेरे पीछे पेड़ों में चल दिए। जंगल में खामोशी थी, सिर्फ पैरों के नीचे बर्फ की आवाज आ रही थी। मैं चलते हुए जमीन को देख रहा था और थोड़ी देर में मुझे एक पेड़ के नीचे 2 मरे हुए भेड़िए मिले। दोनों के शरीर पर काटने के निशान थे। गोश्त खाया हुआ था और खाल जगह जगह से फटी हुई थी। 3 और घंटे चलने के बाद हम उस घाटी में पहुंचे जहां हम सिसल इकट्ठा करते हैं। यहां बर्फ में भेड़ियों के निशान बहुत उलझे हुए थे और वो उस पहाड़ी की तरफ जा रहे थे जहां पुराना बोल्ड कैप कबीला रहता था। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं वो बोल्ड कैप पहाड़ी के नीचे वाली गुफा में तो नहीं घुस गए। और सच में हम पहाड़ी पर चढ़े और उन्हें ढूंढ लिया। कई जमे हुए भेड़ियों के शरीर, पेट फूले हुए थे और पीछे का हिस्सा सूखे खून से भरा हुआ था। मैंने शरीरों पर निशान लगवाए और उन्हें इकट्ठा करवाया और हम पश्चिम की तरफ बढ़े। रास्ते में और भेड़ियों के शरीर मिले, पेड़ों के बीच इधर उधर। दोपहर से ठीक पहले हम गुफा के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में घुसे। यहां भेड़ियों के निशान बहुत घने थे। पूरी उम्मीद थी कि झुंड अंदर ही है। मैंने ग्रुप को चुपचाप अंदर भेजा और उन्हें फैला दिया। जगह बहुत अजीब तरह से शांत थी। कुछ मिनट बाद हम गुफा के मुहाने पर पहुंचे और देखा कि क्या हाल है। अंदर ज्यादातर भेड़िए मर चुके थे। जो थोड़े जिंदा थे वो मुश्किल से सांस ले रहे थे। सिर्फ धीमी खर खर करती गुर्राहट निकल रही थी और कुछ भी करने की ताकत नहीं बची थी। तुरंत हुक्म दो, जोड़ियों में जाओ और हर एक को खत्म कर दो। कबीला जोड़ियों में फैल गया और काम पर लग गया। भेड़िए का गोश्त खाने लायक होता है और ये कबीला कुछ भी बर्बाद नहीं करता। हर शरीर खुशी खुशी ले लिया गया। मैंने पुराने बोल्ड कैप कबीले के 3 आदमियों को लिया और सीधे गुफा के पीछे की तरफ चल दिया, जमीन के नीचे वाले रास्ते की तरफ। वो एक बड़े चपटे पत्थर से ढका हुआ था जो आसपास की चट्टान जैसा ही रंग और बनावट का था, लगभग दिखता ही नहीं था। हैरानी नहीं कि हमने पिछली बार इसे नहीं देखा। मैंने कुछ लोगों को इशारा किया और हमने पत्थर को हटा दिया। उसके नीचे एक छोटा गोल मुहाना जमीन में नीचे की तरफ जा रहा था जो मुश्किल से एक छोटे बच्चे के निकलने जितना चौड़ा था। मैं सोच में पड़ गया। समस्या पहले ही समझ गया था और जमीन पर लेटकर मुहाने पर मशाल लगाकर करीब से देखा। क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट एक साथ जुड़े हुए थे। इस मुहाने को चौड़ा करना आसान नहीं होगा। और जैसे ही मैं इस पर सोच रहा था, गुफा की छत पर एक चमक मेरी आंखों में पड़ी। छत पर नीचे की तरफ नुकीले कोन जैसे आकार बने हुए थे जो पीले से सफेद रंग के थे और मशाल की रोशनी में चमक रहे थे। मैंने एक तीर निकाला और एक पर निशाना लगाया। कोशिश की कि एक टुकड़ा टूट कर गिर जाए। 2 निशाने, कुछ नहीं हुआ। मैंने हार मान ली और एक तरफ मुड़ा। ऑक्स, एक पत्थर लाओ और उनमें से एक को नीचे गिराओ। ऑक्स ने बिना सोचे एक पत्थर पकड़ा और दौड़ता हुआ आया। एक धीमी सी आवाज हुई। वह आकार साफ टूट गया और गुफा के फर्श पर बिखर गया। मैंने एक टुकड़ा उठाया, पक्का था कि नमक है, और अपनी जुबान पर रखा। मैंने दूसरे ही पल उसे थूक दिया। नमक नहीं था, गुफा का सोडा था। मायूसी छा गई। मैं बोल्ड कैप कबीले के 3 आदमियों की तरफ मुड़ा। तुम्हें कैसे पता चला कि वहां नीचे नमक है? उन्होंने एक दूसरे को देर तक देखा। फिर एक ने कहा, कई साल पहले एक बच्चा गिर गया था। जब हमने उसे रस्सी से बाहर निकाला तो उसके ऊपर थोड़ा नमक लगा हुआ था। उसके बाद हम साल में 2 बार नीचे जाते थे, एक बार पानी जमने से पहले और एक बार बर्फ पिघलने के बाद। मैंने ये बात याद रखी, इस मुहाने को चौड़ा करना होगा। वहां नीचे असली पत्थर का नमक है और मैं उसे ठीक से निकालना चाहता हूं। पोर्टर दौड़ता हुआ आया, अपनी जल्दी को मुश्किल से रोके हुए। चीफ, सब भेड़ियों का काम हो गया है। कुल 78 थे लेकिन 8 बच्चे हैं, उनका क्या करें? भेड़िए के बच्चे। मेरी आंखें बड़ी हो गई। मैं कुछ कहने से पहले ही चलने लगा। मैंने उन्हें उनकी मरी हुई मां के शरीर से चिपके हुए पाया, भूख से कांपते और रो रहे थे। मेरे सीने में कुछ कस गया। मैंने कबीले से कहा कि उन्हें वापस ले जाओ और ठीक से पालो। तभी मुझे एक ख्याल आया,
जितना मैं इसके बारे में सोचता उतना ही ये बात समझ नहीं आती। पहले की लड़ाई से 100 से ज्यादा भेड़िए भाग गए थे, यहां सिर्फ 78 है, बाकी 40 कहां गए? अजीब बात है, ये सवाल अभी भी मेरे दिमाग में था जब पश्चिम से कहीं से दर्द की चीख सुनाई दी। मैं तुरंत होश में आया और कबीले को इशारा किया, गुफा का मुहाना संभालो। मैंने अपना धनुष लिया, एक भाला पकड़ा और आवाज का पीछा किया। एक तेज दौड़ मुझे 1 किलोमीटर दूर सूरज की तरफ वाली ढलान पर ले आई। 20 भूरे भेड़िए कसकर घेरे हुए थे, किसी बहुत बड़े जानवर को फाड़ रहे थे, एक आयरन हाइड को। ये एक पुराने गैंडे जैसा लग रहा था, मोटी खाल की परतों से ढका हुआ था, इतना बड़ा कि अंदाजा लगाना मुश्किल था, शायद कई टन का। अगर आपको ये ड्रामा स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।